वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। कच्चा नहीं तेन पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। दुध दी खीर नाल लिपा देंगे, रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे। गोल 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 गप्पा देंगे। हेलो 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 1 2 3 माइक चेक। हेलो हेलो, हाँ जी सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन दबा दो थी, और सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से। सारे ग्रुप में इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो जल्दी। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा। वो तेरा जलवा जलवा। यो यो वीडियो 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 वीडियो। के झांझरा पाउंदी मिलदी आंदी के शौकड़ मेले दी। हनी वीडियो 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 वीडियो। फुलियां ते मलाइयां लाउंदी, चूड़ा छड़काउंदी मिलदी आंदी के शौकड़ मेले दी। बिल्कुल स्वाति पढ़ सकते हो जी। हो सारे बच्चे फटाफट से शेयर कर दो मेरे बच्चों, अपने स्टेटस पे लगाओ फटाफट से उसको जल्दी। मैं हूँ जोगी, मैं हूँ मोगी, मैं हूँ फौजी, मनमोजी। खूब मिले दीवाने रोजी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। फर्ज मोहब्बत रोजी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा। क्या जलवा क्या पर्दा जलवा, तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा 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 जलवा। तेरा जलवा जलवा, हाँ तेरा जलवा जलवा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? सर जी जीएसटी का काउंट डाउन चल रहा है। कल हमारा जीएसटी खत्म हो जाएगा फाइनली। पता है आपको? पता है कि आपको कल हमारा फाइनली जीएसटी खत्म हो जाएगा। कल हमारी जीएसटी की मैराथन है। कल हम पूरा त्रिशूल बैच अपना जीएसटी खत्म कर देंगे, ठीक है? सर हेयर योर फेवरेट स्टूडेंट अंशिका। ओ माय गॉड, थैंक यू अंशिका, आप हमारे दरबार में आए। सर वीडियो बता दो प्लीज। सर क्या है? देखो वीडियो एक इमोशन है। वीडियो बच्चा कह रहा तेरी ऐसे की तैसी। वीडियो एक इमोशन है मेरे बच्चे। वीडियो कुछ नहीं है, वीडियो बस एक इमोशन का नाम है। मैं तुम्हें क्या बताऊं वीडियो क्या है? वीडियो एक इमोशन है मेरे भाई, वीडियो एक इमोशन है।
सर कल मेरा क्रिकेट मैच है। तो भाई तू क्रिकेट खेल ले या जीएसटी देख ले, एक ही चीज देख ले, या तो पास हो जा कमिंग एग्जाम में या फिर डिफेंस करता रहे। डिफेंस करेगा तो फिर डिफेंस होता रहेगा, और अगर जीएसटी को आगे बढ़ के खेलेगा तो इस अटेम्प्ट के अंदर जीएसटी को अच्छे से निकाल देगा। ठीक है ना? तो हाँ नहीं सर सुनिए, इनकम टैक्स की समरी बुक से पढ़ेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, उसको प्रिंट करवा लो। इनकम टैक्स का जो हमारा त्रिशूल बैच होगा उसको इनकम टैक्स की समरी बुक मैंने गूगल ड्राइव पर डाल दी है, जो लिंक आपके पास होगा उस समरी बुक को प्रिंट आप निकाल के रख सकते हैं। उसमें जो भी मुझे एडिशन करवाना होगा वो मैं अलग से करवा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। उसको प्रिंट निकाल के जी। सर इमोशन बोल बोल के पूरे 35 लेक्चर हो गए, पता नहीं कब पता चलेगा। बता दूंगा भाई, बता दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी, आ जाओ। गड्डी जांदी छलंगा मार दी, मैनू याद आवे जीएसटी दी। चलो जी सारे बच्चे एक बार फटाफट से बता दो, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था आरसीएम का, अगर आपको बताओ जी। ठीक है जी, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था आरसीएम का। सर प्लीज बता दो, वीडियो नींद नहीं आती है रात को, बता दो। देख सुन, अब मैं बता ही देता हूं यार, बच्चे ने इतना वो कर दिया। देख वीडियो का मतलब क्या है, मतलब कैसे बताऊं यार वीडियो क्या है। वीडियो एक वर्ड नहीं है भाई मेरे, वीडियो आपके दिल में है। आप भी वीडियो हो, मैं भी वीडियो हूं, हम सब वीडियो हैं। हम सब वीडियो की वजह से ही यहां पर हैं और वीडियो हमारी वजह से ही यहां पर है। तो ये है मेरे भाई वीडियो। ठीक है, चलो अब आजा फटाफट से आ जाओ जी। कल कितने टाइम की मैराथन होगी? कम से कम 3-4 घंटे की तो होगी जी, कम से कम 8 से लेके 12 बजे तक तो हमारी चलेगी, उसके बाद होपफुली खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो अब यहां पे एक बार फटाफट से आओ। मुझे ये बताओ लास्ट क्लास में आपने क्या खत्म कर लिया था? तो लास्ट क्लास में हमने रिवर्स चार्ज में एक तो हमने स्पॉन्सरशिप की सर्विस कवर कर ली थी। ठीक, तो स्पॉन्सरशिप की सर्विस हमारी आरसीएम में आती है। फिर दूसरा हमने यहाँ पे कवर किया था इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस, कि इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पे भी आरसीएम लगेगा। फिर हमने 2 कवर की थी कॉपीराइट की सर्विस, एक तो म्यूजिक कंपोजर टू म्यूजिक कंपनी, उस पर भी आरसीएम लगेगा। फिर हमने कवर किया था ऑथर टू पब्लिशर, उस पर भी आरसीएम लगेगा, बट वहां पर फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो ये 4 सर्विस हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। अब अगले पॉइंट पर आ जाओ। ये 4 सर्विस के बाद अब जो अगली सर्विस हम यहां पे देखने जा रहे हैं, अब अगली सर्विस जो मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं ना, अब अगली 5 सर्विस ऐसी हैं जो हम बैक टू बैक करेंगे जी। मतलब ये 5 सर्विस ऐसी हैं जो हम बैक टू बैक करेंगे, और ये 5 सर्विस जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं जी। मतलब 5 सर्विस ऐसी हैं जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, और इन 5 सर्विस पर लगेगा आरसीएम। मतलब इन केस में जो रिसीवर होगा वो जीएसटी पे करेगा, सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा। अब ऐसी कौन कौन सी सर्विस हैं जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है जिन पे आरसीएम लगेगा, एक बार वो देखने जा रहे हैं जी। अब सबसे पहला जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, पहली सर्विस यहाँ पे निकल के आ रही है, दैट इज रिकवरी एजेंट की सर्विस। अब एक बात मेरे को बताओ, आपने शायद सर कल फेस टू फेस आ सकते हैं, आ सकते हो कल सुबह आप 8 बजे फेस टू फेस आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है जी, बिल्कुल आ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल फेस टू फेस आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चुप करके सुन लो जी, अब बिल्कुल चुप करके सुन लो। अच्छा एक बात और सुन लो ध्यान से, इसमें 2 एंट्री ऐसी हैं जो सबसे खतरनाक है। 2 एंट्री ऐसी जो सबसे खतरनाक है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं मैं बता दूं वो उनके पल्ले नहीं पड़ेंगी। एक तो एंट्री है जीटीए वाली, एक तो एंट्री है जीटीए वाली। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे समझ गए होंगे वो जीटीए वाली एंट्री इतनी खतरनाक क्यों है। उसका रीजन है क्योंकि जीटीए वाली एंट्री को कंप्लीट करने में हमारे कम से कम 2.5 घंटे लगे थे, और जीटीए वाली एंट्री जो है वो एग्जामिशन से इंटरलिंक है। ठीक है, तो उसकी क्लास मेरी यूट्यूब पे डली हुई है। ठीक है, अगर आपको रिवीजन क्लास में आज वाली क्लास में समझ में नहीं आएगी, उम्मीद है मुझे समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि वो हम 10 मिनट में खत्म करेंगे, उसमें 2.5 घंटे लगे हैं। तो उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, अगर किसी को डिटेल में जीटीए वाली क्लास देखनी हो तो वो देख सकता है। फिर दूसरी एंट्री है गवर्नमेंट वाली। अगर आपको याद आ रहा, गवर्नमेंट वाली एंट्री कंप्लीट करने के अंदर भी कम से कम हमारे 2.5 घंटे लगे थे, उसको भी अभी मैं 10 मिनट में रिवाइज करना पड़ेगा।
ठीक है जी। अब उम्मीद करता हूं जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको समझ में आएगा, नहीं तो वो वाली क्लास भी मेरी YouTube पे पड़ी हुई है पूरी डिटेल वाली, उसको भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो अगर किसी बच्चे को वो दोनों एंट्री समझ में नहीं आती, उनको डिटेल में देखनी है, एग्जामिनेशन से इंटरलिंक करके अच्छे से देखनी है, तो वो टेलीग्राम पे चले जाना, मैं लिंक डाल दूंगा क्लास के बाद। आज रात को वो दोनों की दोनों कंप्लीट कर लेना अच्छे से, क्योंकि वो दोनों एंट्री ऐसी हैं उसमें से क्वेश्चन बनने के कंफर्म चांस होते हैं। ठीक है ना, तो वो दोनों एंट्री खतरनाक है, बाकी तो बिल्कुल छोटी मोटी एंट्री है, बाकी एंट्री में कुछ नहीं है, बाकी एंट्री नॉर्मली तुम्हें समझ में आ जाएंगी। बच्चा जो दिक्कत करेगा वो उन्हीं दोनों एंट्री में करेगा, बट मेरी भी प्रॉब्लम है, त्रिशूल बैच में उस एंट्री में हम 2-2 घंटे लगा नहीं सकते। तो अगर किसी को डिटेल में देखनी है कि वाकई समझना है कि इंटरलिंकिंग होती कैसे है, तो रेगुलर बैच के 2 लेक्चर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना, वो दोनों एंट्री आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी, चलो अब एक बार यहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन सी एंट्री हमें यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले सर्विस आ रही है रिकवरी एजेंट की सर्विस। अब एक बात मेरे को बताओ, आपने सुना होगा नाम वसूली भाई का, समझ गए ना? वसूली भाई कौन होता है? वसूली भाई का मतलब क्या कि अगर मान लो बैंक ने सामने वाले बंदे को लोन दिया, अब अगर सामने वाले बंदे को लोन दिया और वो लोन बंदा रीपे नहीं कर रहा, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उस केस में रिकवरी एजेंट अपॉइंट करते हैं। अब बैंक ने क्या किया, उस केस में रिकवरी एजेंट अपॉइंट किया। अब रिकवरी एजेंट किसको सर्विस दे रहा है? बैंक को सर्विस दे रहा है। तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो जीएसटी होगा ना वो बैंक पे करेगा, रिकवरी एजेंट पे नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि रिकवरी एजेंट ने बैंक को सर्विस दी और बदले में इतनी कमीशन चार्ज की, उस कमीशन पे जीएसटी कौन पे करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है बैंक वाले पे करेंगे, रिकवरी एजेंट वहां पे जीएसटी पे नहीं करेगा। पहली एंट्री ये निकल के आ रही है। फिर सेकंड एंट्री निकल के आ रही है, दैट इज इंडिविजुअल डीएसए। अब डीएसए का मतलब क्या होता है? डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा आजकल तो पेट्रोल पंप के ऊपर भी कई लोग खड़े होते हैं जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बेच रहे होते हैं। आपने कई बार शॉपिंग मॉल के अंदर भी देखा होगा कि भाई साहब हमारे बैंक का डेबिट कार्ड बनवा लो, ये एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड बनवा लो, ये पीएनबी का डेबिट कार्ड बनवा लो, ये आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड बनवा लो। तो ये जो डेबिट कार्ड बेच रहे हैं तो एक्चुअल में सब लोग कौन है? ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। अब ये एजेंट किन के हैं? ऑब्वियस सी बात है बैंक के हैं। तो जितने भी ये डेबिट कार्ड बेचेंगे, जितने भी क्रेडिट कार्ड बेचेंगे, इनको पर डेबिट कार्ड की बैंक से कमीशन मिलती है। तो एक्चुअल में सर्विस दे किसको रहे हैं? ऑब्वियसली बात है बैंक को सर्विस दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर ये डीएसए अगर बैंक को सर्विस दे रहा है, उसके बदले में कमीशन चार्ज कर रहा है, उस पे जीएसटी जो होगा वो जीएसटी पे कौन पे करेगा? बैंक वाले जीएसटी पे करेंगे, इंडिविजुअल डीएसए जीएसटी पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो मैं दोबारा बोल दूं, डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो बैंकों के बिहाफ पे काम करते हैं। अगर वो कमीशन चार्ज करेगा उस पर जीएसटी बैंक वाले पे करेंगे, वो इंडिविजुअल डीएसए जीएसटी पे नहीं करेगा। बट मैं दोबारा बोल दूं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कंपनी भी होती है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पार्टनरशिप फर्म भी होती है, उन पे आरसीएम नहीं है। इट मींस अगर एक कंपनी है वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, वो बैंक को सर्विस दे रही है, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर एक फर्म है वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, वो बैंक को सर्विस दे रही है, आरसीएम नहीं लगेगा। अगर एक इंडिविजुअल है वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, वो बैंक को सर्विस देगा, उस केस में आरसीएम लगेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ठीक है जी, तीसरे पॉइंट पर आओ। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? थर्ड पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देगा तो उस केस में बैंक जीएसटी पे करेगा, बिजनेस फैसिलिटेटर जीएसटी पे नहीं करेगा। अब बच्चा कह रहा है साहब ये बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होते हैं? तो इतना समझ लो, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरस्पोंडेंट ये दोनों सेम लेवल पे होते हैं। सर एक बात मेरे को बताओ, जैसे मेरा भी ना कई बार मन करता है कि काश मेरे भी अच्छे से मार्केटिंग हो, काश लोग मेरे को भी जाने, काश जहां पर भी कभी टैक्स का नाम हो तो बीच में एक मेरा नाम भी आना चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं मार्केटिंग कैसे करूं, मुझे मार्केटिंग करनी तो आती नहीं। तो अब आजकल इंस्टाग्राम पे अलग लेवल की मार्केटिंग होती है, फेसबुक पे अलग लेवल की मार्केटिंग होती है, और आजकल यूट्यूब पे अलग लेवल की मार्केटिंग होती है, गूगल पे अलग लेवल की मार्केटिंग होती है। आजकल जमाना मार्केटिंग का है, जो दिखेगा वो बिकेगा, आप ये सब जानते हो। ठीक है ना, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो नहीं दिखेगा वो नहीं बिकेगा जी। तो मेरे को लग रहा है यार मैं कैसे मार्केटिंग करूं भाई? एक्चुअल में मार्केटिंग तो वैसे होती है माउथ पब्लिसिटी, भाई स्टूडेंट से स्टूडेंट कनेक्टेड है। बट प्रॉब्लम क्या है, ऑनलाइन के अंदर क्या है, स्टूडेंट स्टूडेंट से कनेक्टेड ही नहीं है। मैं कई बार देखता हूं बच्चे यूट्यूब पे अपना परिवार बना लेते हैं। अब बच्चे यूट्यूब पे अपना परिवार बना लेते हैं कि हाँ भाई बिहार से कौन है, हाँ भाई कलकत्ता से कौन है, हाँ भाई जयपुर से कौन है, हाँ भाई राजस्थान से कौन है। तो उनके यूट्यूब पे परिवार बन रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उनके एक्चुअल दोस्त बन नहीं पा रहे। अब अगर उससे कोई मिलेगा तो उसको ही तो बोलेगा ना कि हाँ भाई तू विवेक सर से क्लास ले ले। अब अगर उससे कोई मिलेगा नहीं तो क्या ही बोलेगा। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ऑनलाइन क्लास में तो कोई बंदा मिलता भी नहीं है।
तो मैंने कहा जी मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अब मेरे को इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करनी है, फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है, यूट्यूब पे मार्केटिंग करनी है, गूगल पे मार्केटिंग करनी है, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो अगर मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है उसके लिए मुझे मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो सोच के बताना, क्या हर प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करने के पर्सन सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि हर प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करने के लोग सेम होते हैं अलग अलग होते हैं? ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होते हैं। इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करने वाले अलग होंगे, फेसबुक पे मार्केटिंग करने वाले अलग होंगे। ठीक है जी, तो YouTube पे मार्केटिंग करने वाले अलग होंगे, तो हर तरह पे क्या होंगे, मार्केटिंग करने वाले अलग अलग होंगे। अब अगर हर तरह पे मार्केटिंग करने वाले अलग अलग होंगे तो इनको पता क्या बोलते हैं, जो आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं, जो आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं उनको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर। उनको क्या बोलते हैं, सर मुझे मेरी फ्रेंड ने रेफर की थी आपकी क्लास एंड ऑसम एक्सपीरियंस रहा मेरा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल प्रशांत जी, आप भी ऐसे लोगों को रेफर करें। आप जहां भी टेक्स्ट का नाम हो बीच में मेरा नाम जरूर डाल दिया करें कि आप गाबा सर की क्लासेस यूट्यूब पे देखें। ठीक है, फ्री क्लासेस गाबा सर लेते हैं। आप ही मेरा नाम है, आप ही मेरा काम है, आप ही मेरा सब कुछ है। ठीक है ना, तो ये आप ही मेरी मार्केटिंग है। वैसे इतना खर्चा मैं मार्केटिंग पे कर नहीं सकता, बट चलो मान लो जी, अब फॉर एग्जांपल मान लो इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग है। अब एक्चुअल में क्या है, जो ये बिजनेस को बढ़ाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर बोलते हैं, या इनको हम बोलते हैं बिजनेस कोरस्पोंडेंट। क्या बोलते हैं, या तो बिजनेस फैसिलिटेटर बोलते हैं या बिजनेस कोरस्पोंडेंट बोलते हैं। अब जो ये बिजनेस कोरस्पोंडेंट होते हैं या बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, एक्चुअल में क्या करते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं। अच्छा, जब ये बिजनेस को बढ़ाने की बात करते होंगे तो क्या ऑब्वियस सी बात है पैसे चार्ज करते होंगे, नहीं चार्ज करते होंगे, बहुत मोटे पैसे चार्ज करते होंगे। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने अगर बैंक को सर्विस दी और बैंक से उसने पैसे चार्ज किए तो इस पे जो भी जीएसटी लगेगा ना, तो जीएसटी बैंक वाले पे करेंगे, बिजनेस फैसिलिटेटर यहां पे जीएसटी पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो जी, पर आपकी जानकारी के लिए बता दो जी, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये बिजनेस फैसिलिटेटर होता है ना, इनके भी आगे एजेंट होते हैं। ये खुद काम नहीं करते, ये बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी होती हैं, इनके आगे होते हैं एजेंट, ये सर्विस लेते हैं एजेंट से। तो एक्चुअल में होता क्या है, एजेंट सर्विस देता है बिजनेस फैसिलिटेटर को, फिर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस देते हैं बैंक को। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर एजेंट सर्विस दे रहा है बिजनेस फैसिलिटेटर को, उस केस में तो फॉरवर्ड चार्ज है, बट अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर सर्विस देगा बैंक को, उस केस में रिवर्स चार्ज है। तो बहुत ध्यान से देखना रिवर्स चार्ज कहां है। रिवर्स चार्ज यहां नहीं है कि अगर एजेंट सर्विस देगा बिजनेस फैसिलिटेटर को, वहां रिवर्स चार्ज नहीं है। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस देगा बैंक को, उस केस में रिवर्स चार्ज है। बस ये पर ध्यान दो जी। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट क्या है, बिजनेस कोरस्पोंडेंट। अब बच्चा कह रहा है सर अगर दोनों बिजनेस को बढ़ाते हैं तो फिर दोनों अलग अलग क्यों है? मैंने क्या बोला कि दोनों के काम अलग अलग है भाई। बिजनेस फैसिलिटेटर के काम अलग है और बिजनेस कोरस्पोंडेंट के काम अलग है। जैसे मैंने क्या बोला, फेसबुक वाला बंदा अलग है, इंस्टाग्राम वाला बंदा अलग है, यूट्यूब वाला बंदा अलग है, गूगल वाला बंदा अलग है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट अगर बैंक को सर्विस देगा और फिर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देंगे, तो यहां पे थोड़ा ध्यान देना, जो हमने ऊपर पढ़ा उसके रिवर्स है। प्लीज यार बातचीत नहीं, जो हमने ऊपर पढ़ा उससे रिवर्स है। मैं दोबारा बोलूंगा, जो हमने ऊपर पढ़ा उससे रिवर्स है। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देगा तो वहां पे आरसीएम है, ये हमने पढ़ा, बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे बिजनेस कोरस्पोंडेंट अगर बैंक को सर्विस देगा तो फॉरवर्ड चार्ज है, बट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देंगे तो यहां पे रिवर्स चार्ज की बात होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना जी। बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक आरसीएम है, बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक आरसीएम है, बट बिजनेस कोरस्पोंडेंट टू बैंक फॉरवर्ड चार्ज है। बट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस दे रहे हैं, उस केस में आरसीएम की बातें होंगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पर आओ। लास्ट है फिर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस देंगे, उस केस में लगेगा आरसीएम। अब एक्चुअल में होते क्या है सर, एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन भाई मेरे ये निकल के आ रहा है, एक बात बताओ, और सारा का सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है,
अब अगर सारा का सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, अब अगर आरबीआई को ये पैसा देखना है मुझे इन्वेस्ट कहां करना है, तो इसके लिए एक्चुअल में क्या होता है, इसके लिए कमेटी होती है। उस कमेटी को हम क्या बोलते हैं, उस कमेटी को हम बोलते हैं ओवरसीइंग कमेटी। तो ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर कंसल्ट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस पैसे को इन्वेस्ट कहां पे करना चाहिए। उसके लिए वो क्या चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, अगर ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस दे रहे हैं, उस केस में आरबीआई जो होगी वो जीएसटी पे करेगी, ये मेंबर जीएसटी पे नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो ये पांचों सर्विस जो है ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। मैं दोबारा बोलूंगा, ये पांचों सर्विस जो है ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। एक बार दोबारा बोलो कौन कौन सी। पहली सर्विस कौन सी आ रही है, रिकवरी एजेंट की सर्विस आरसीएम है। दूसरा, इंडिविजुअल डीएसए की सर्विस पे आरसीएम है। तीसरा, बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक की सर्विस पे आरसीएम है। चौथा, अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देंगे तो आरसीएम है। और पांचवा क्या निकल के आ रहा है, अगर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस देंगे उस केस के अंदर लगेगा आरसीएम। ये पांचों सर्विस जो है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, बस ये बात ध्यान दो। यहां तक दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। अब आ जाओ, अब अगली एंट्री कौन सी निकल के आ रही है। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी यहां पे निकल के आती है वो आपके सामने आपके स्क्रीन पर, दैट इज रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल। अब रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल क्या है जी, प्लीज बातचीत नहीं। रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल क्या है? अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, जितने भी आर पैसेंजर मोटर व्हीकल मार्केट में घूम रहे हैं, जैसे आजकल एक बात बताओ, मान लो मार्केट में टैक्सी घूमती है, येलो प्लेट की जो टैक्सी होती है। अब जो मार्केट में जितने भी पैसेंजर मोटर व्हीकल घूम रहे हैं, बस मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, तो क्या ये सब पैसेंजर मोटर व्हीकल उनके खुद के हैं या ये किराए पर भी मिलते हैं? जल्दी बोलो सर। ऊपर बैंक के नीचे टैक्सेबल क्यों लिखा है? फॉरवर्ड चार्ज है तो कोरस्पोंडेंट में। कोरस्पोंडेंट अगर बैंक को सर्विस दे रहे हो तब फॉरवर्ड चार्ज है, अगर कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर कोरस्पोंडेंट को सर्विस दे रहे हैं तब आरसीएम है। अब एक बात मैं बताओ, जितने भी बाहर ये टैक्सी वाले घूम रहे हैं जो येलो प्लेट गाड़ियां होती हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि सारी की सारी गाड़ियां उनकी खुद की होती हैं? आंसर इज नो। क्या ये पैसेंजर मोटर व्हीकल जो है क्या वो रेंट पर मिलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, रेंट पर मिलते हैं जी। और मार्केट में जाओ आपको मोटर व्हीकल रेंट पे मिल जाते हैं जी। जैसे आपको पता होगा, आप कहीं पर भी जाते हो आजकल पता है आपको एक्टिवा स्कूटी किराए पर मिल जाती है। ऐसे बहुत सारी गाड़ियां, आप जाओ कभी लेह लद्दाख के अंदर जाओ, लेह लद्दाख में गाड़ियां किराए पर मिलती हैं जी। आप अगर लद्दाख में जा रहे हो, लद्दाख में गाड़ियां आपको किराए पर मिलती हैं, बिल्कुल किराए पर मिलती हैं जी। ठीक है, आप कहीं पर भी अगर मान लो फॉर एग्जांपल हिल डेस्टिनेशन में जाते हो, वहां पर गाड़ियां किराए पर मिल जाती हैं आपको। तो बहुत सारे पैसेंजर मोटर व्हीकल जो है वो किराए पर मिलती हैं। अब जो पैसेंजर मोटर व्हीकल किराए पर दिए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में आरसीएम लगाने जा रहे हैं। पर उस केस में आरसीएम पढ़ने से पहले थोड़ा सा दिमाग क्लियर करो कि जो ये रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस होती है, इसमें 2 जीएसटी के रेट होते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अब 2 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज करना पड़ता है आपको। सबसे पहला ऑप्शन ये निकल के आता है, एक तो ऑप्शन होता है 5% वाला, एक ऑप्शन होता है 12% वाला। अब बच्चा कहता है सर ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बंदा 12% वाला क्यों ही लेगा जी, भाई 12% वाला लेने का फायदा ही क्या है? भाई फायदा तो 5% लेने पर है, ऐसा नहीं है सर। अगर आप 5% वाला ऑप्शन लेते हो आपको आईटीसी नहीं मिलता, और अगर 12% वाला ऑप्शन लेते हो आपको आईटीसी मिल जाता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं रेंटिंग वाला काम कर रहा हूं तो मेरे को 5% का ऑप्शन लेना है या 12% वाला लेना है। अगर मैं जीएसटी का ऑप्शन चूज करूंगा 5% वाला तो मेरा आईटीसी मारा जाएगा, अगर मैं 12% वाला लूंगा तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा जी। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आपने ऑप्शन लिया 12% वाला, भाई मेरा काम है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल, और मैंने जीएसटी का ऑप्शन ले लिया 12% वाला, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में आरसीएम है ही नहीं, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, वहां पे आरसीएम का मतलब ही नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ लो, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की जो सर्विस दे रहा है, अगर उसने जीएसटी का 12% वाला ऑप्शन ले लिया है तो आरसीएम की बातें नहीं होंगी, फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, वहां पे आरसीएम लगेगा ही नहीं। पर अगर मान लो उसने ऑप्शन ले लिया 5% वाला, उसने बोला जी मैं तो 5% वाला ऑप्शन लूंगा, तो अगर 5% वाला लेगा तो आईटीसी उसका ब्लॉक हो जाएगा, आईटीसी उसको मिलेगा नहीं, उसने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आपने ऑप्शन लिया 5% वाला, तो आप ये चेक करो कि वो सर्विस देने वाला कौन है। अब अगर वो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर वो सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में आरसीएम का मतलब ही नहीं है। उसका रीजन है, अब एक बात बताओ यार,
अगर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब बड़ा सप्लायर है, मतलब कंपनी है। तो अगर मान लो बॉडी कॉर्पोरेट है, बड़ा सप्लायर है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, आरसीएम की बातें नहीं होंगी, बस ये पर ध्यान दो। बट अगर गवर्नमेंट कह रही है सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल है, अब अगर मान लो एक सप्लायर इंडिविजुअल है, वो सर्विस दे रहा है रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की, और उसने 5% वाला ऑप्शन लिया हुआ है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला अगर रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम लगेगा, और अगर रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है उस केस में आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, बच्चा अगर अब हमारी बात आई है, गाबा सर अपना क्रक्स बताया करो। ओए गाबे, हेलो गाबे भाई साहब सुन, अपना क्रक्स बताया करो। क्रक्स आप बहुत बढ़िया बताते हो, तो सुनो फिर क्रक्स क्या है। क्रक्स ये है कि अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एक बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस देगा, उस केस में आरसीएम है, बस ये क्रक्स है। बाकी सब केस में फॉरवर्ड चार्ज है। सर एक बार दोबारा बोलना, हम लिख लेते हैं, मैं बोलता हूं। अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर एक बॉडी कॉर्पोरेट रिसीवर को रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस देगा, उस केस में आरसीएम है, और किसी भी केस में आरसीएम नहीं है, बाकी सब केस में फॉरवर्ड चार्ज है। तो बस ये बात ध्यान देना कि सर्विस देने वाला कौन है, वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस लेने वाला कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, और 5% वाला ऑप्शन है, आरसीएम लगा दो। बाकी सब केस में बातें होंगी तो फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, रिवर्स चार्ज की बातें नहीं होंगी, बस ये बात ध्यान दो। बच्चा कह रहा है तो दोनों इंडिविजुअल है तो फॉरवर्ड चार्ज, दोनों इंडिविजुअल है तो फॉरवर्ड चार्ज है जी, ठीक है जी। बस प्रोवाइडेड वो सप्लाई करने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, बस सिंपल सी बात। अगर वो दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं, अगर वो दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं तो फिर तो जीएसटी वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है जी, ठीक है सर। हाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा बोल दूं या पीछे करके सुन लेना, एक बार दोबारा बोल दूं, चलो बोल देता हूं। अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर एक बॉडी कॉर्पोरेट रिसीवर को रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहा है, और उसने जीएसटी 5% वाला ऑप्शन लिया हुआ है, तो वहां पर रिवर्स चार्ज की बातें होंगी, और बाकी सब केस में फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी। क्रक्स ये निकल के आ रहा है जी, क्या बात समझ में आ रही है जी? डन, लॉक कर दें जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, अब अगले पॉइंट पर आते हैं जी, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ, अब यहां पे आ जाओ जी। नेक्स्ट सर्विस हमारी आ रही है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। सर आज लोग कम लाइव आए हैं क्योंकि आज मेरी मेन टाइम पे क्लास नहीं है, 6 बजे क्लास होती है तो 5:30 क्लास है, और लोग कितने हैं उसको छोड़ो भैया तुम, ठीक है ना। लोगों का देख सिंपल सी बात है, लोग अपनी मस्ती में भाई, लोग अपनी मस्ती में हैं। लोग कह रहे हैं जब हम फ्री होंगे तब क्लास देखेंगे, जब गाबा सर फ्री होंगे उनकी ऐसी की तैसी, ठीक है जी। गाबा सर की ऐसी की तैसी, हमारा कंफर्ट पहले मेन है, ठीक है। तो कोई बात नहीं जी, हमें तो अपना काम करना है, हमें तो अपना फर्ज अदा करना है ना, ठीक है। तो हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। अब अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है, एक बात मेरे को बताओ, आप में से किस किस बच्चे के पास शेयर्स हैं, बताओगे? आप में से किस किस बच्चे ने, आपको मिला, वो मिला आईपीओ मिला, वारी कौन सा, वारी कंपनी वाला आईपीओ मिला आपको? क्या आपको वारी कंपनी वाला आईपीओ मिला? वारी कंपनी वाला जैसे मुझे मिला, मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तो मेरे को पता नहीं वो आईपीओ मिल गया, पता नहीं कितने का खुलेगा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे मिल गया जी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप में से, हाँ बिल्कुल दिव्यांश देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं जी। तो कहना क्या चाह रहा हूं जी, कहना क्या चाह रहा हूं कि हाँ, तो कहना ये चाह रहा हूं, नहीं मिला तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं मिला तो नहीं मिला, छोड़ो इधर, सुनो ध्यान से। अब अगर आप में से किसी के पास शेयर्स हैं, आपको पता है कि आप अपने शेयर्स को लैंडिंग पर भी दे सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि बेच सकते हो, ऐसा नहीं है, आप अपने शेयर को आगे लेंट आउट भी कर सकते हो। पता है आपको, आपने अगर थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में या सिक्योरिटी लॉ के बारे में अगर थोड़ा बहुत आपने सुना हो तो आपको शायद ये पता होगा कि आप अपने शेयर्स को लेंट आउट भी कर सकते हो, लेंडिंग पर भी दे सकते हो, और ये सारा काम सेबी के थ्रू हो रहा है, इलीगल काम नहीं है, ये सारा काम जो होता है वो सेबी के थ्रू होता है, पता आपको? ठीक है, तो नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने शेयर्स को अगर लेंडिंग पर भी दे सकते हो, और ये सारा काम जो होता है वो सेबी के थ्रू होता है। सारा काम किसका है? ये सेबी के थ्रू होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जब भी कोई बंदा
जैसे मान लो मैं क्या हूं, मैं लेंडर हूं, मेरे पास शेयर है, मुझे अपने शेयर लेंट आउट करने हैं, मुझे अपने शेयर आगे देने हैं। आप बोरोवर हो, आप कौन हो, बोरोवर हो, आपको मुझसे शेयर लेने हैं। तो वैसे बता, अगर मैं आपको शेयर लेंट आउट करूंगा तो आपसे फीस भी तो चार्ज करूंगा, आपसे क्या चार्ज करूंगा, फीस भी तो चार्ज करूंगा, उस फीस पे जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, अगर कोई बंदा सिक्योरिटी लेंडिंग की सर्विस दे रहा है, उस पे जो फीस है, उस पे जो जीएसटी है, तो सामने वाला बंदा बोरोर जो होगा वो जीएसटी पे करेगा, लेंडर जीएसटी पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेंडर, यहां पे देखो लेंडर ने शेयर डिपॉजिट किए, इसने यहां से शेयर बोरो कर लिए, बोरोर के पास आ गए, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर द सेबी, ठीक है। अब इसमें जो भी जीएसटी लगेगा वो आरसीएम के अंदर लगेगा, मतलब सामने वाला बंदा बोरोर जो होगा वो जीएसटी पे करेगा, लेंडर जीएसटी पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा एक बात और सुनना, ये जो नीचे एग्जाम्पल लिखे पड़े हैं ना, ये एग्जाम्पल साथ साथ कर लेना, ध्यान रखना, क्योंकि कल की जो मेरी मैराथन होगी तो कल वाली क्लास में आरसीएम के क्वेश्चन करने हैं। अगर आज टाइम मिल गया तो आज ही मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा क्वेश्चन बैंक में से। अगर बाई चांस आज टाइम नहीं मिल पाया तो कल वाली मैराथन में आरसीएम के क्वेश्चन करने हैं हमें। तो जो ये नीचे एग्जाम्पल दिए होते हैं ना, इन एग्जाम्पलों को एक बार देख लिया करो। बात समझ रहे हो? नोट्स तुम्हारे पास ही हैं, सब कुछ तुम्हारे पास ही है। तो जैसे क्लास खत्म हो, आधा घंटा लगा के सारे एग्जाम्पल फटाफट से देख लिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। इसको इग्नोर मत किया करो, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। ठीक है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। सर माइंड सेट चेंज करना है एंड अपना माइंड सेट बताओ ना, मतलब आयुष समझा नहीं मैं आपकी बात। ठीक है, तो मैं दोबारा से बोल देता हूं, अगर लेंडर ने बोरोर को अपने शेयर लेंट आउट कर दिए तो जो भी उसके लिए बोरोर से फीस चार्ज की है, उस फीस पे जो भी जीएसटी लगेगा तो वो सामने वाला बंदा बोरोर इस पे जीएसटी पे करेगा, लेंडर जीएसटी पे नहीं करेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल सिद्धि, बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अगली सर्विस आ रही है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं इस बार के एग्जाम के लिए। इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बन सकता है। इसको मैं एग्जाम्शन से इंटरलिंक करूंगा जी। अब इसको मैं एग्जाम्शन से इंटरलिंक करूंगा, तो बहुत ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। पहले एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो किराए के घर में रहते हैं? सर एग्जाम्शन की अलग से वीडियो डाल देना। चलो ठीक है जी, देख लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ जी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आप में से किराए के घर में रहते हैं? बताओगे आप में से कितने बच्चे किराए के घर में रहते हैं? बता सकते हो मेरे को आप? कोई बच्चा ऐसा घबराने वाली बात, जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूं, मैं भी किराए के घर में रहता हूं जी, मैं भी किराए के घर में ही रहता हूं, टेंशन मत लो, मैं भी किराए के घर में रहता हूं जी। हर्ष है, योगेश कुमार है, राहुल है। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अब जो लोग कह रहे हैं सर हम किराए के घर में रहते हैं, तो आपके पापा किराया पे करते होंगे उसका, आपके पापा किराया पे करते होंगे। आप सब जानते हो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, हमने सप्लाई के चैप्टर में किया था। अब अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस हमने सप्लाई के चैप्टर में किया था, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो एज पर सप्लाई के चैप्टर तो जीएसटी लगेगा जी। बट बच्चा ये बात कहता है सर हम किराए के घर में रहते हैं, पापा किराया पे करते हैं, तो पापा ने तो कभी जीएसटी पे ही नहीं किया। अगर मैं अपनी बात भी करता हूं, अभी मैं किराए के घर में ही रहता हूं, मतलब हमारे पास एक अपना घर था, तो वो घर अभी भी हमारा अपना ही है, बट वो थोड़ा सा हमें छोटा, क्योंकि आई थिंक वो 40 या 50 गज का घर था हमारे पास, तो वो हमने अभी उसको छोड़ा। अभी हम किराए के घर में हैं, अभी हम नया घर लेंगे, तो अभी जो है हम एक्चुअल में किराए के घर में रह रहे हैं, तो जो मैं किराया पे कर रहा हूं उसमें मैं जीएसटी पे नहीं कर रहा। तो बच्चा ये बात कर रहा है बट सर रेंटिंग पे तो आपने कहा था जीएसटी जाता है, बिल्कुल जाता है, बट आप कह रहे हो कि इस पे जीएसटी नहीं है और हमारे वाले पे भी जीएसटी नहीं है। अब सुनो ध्यान से क्यों नहीं है। अब इसको लिंक करेंगे एग्जम्पशन के साथ। अब एग्जम्पशन के चैप्टर में लिखा हुआ है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस एग्जम्प्ट है। मतलब अगर रहने वाला घर अगर तुम रहने के लिए किराए पर दोगे ना, तो एग्जम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है।
मतलब आपके पास एक घर है, वो घर रहने वाला है, और रहने वाला घर अगर आपने रहने के लिए किराए पर दिया है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे होंगे, आप देखना, आप रेंटिंग है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब रेजिडेंशियल हाउस, किस पर्पस के लिए? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो एग्जम्पशन में कवर है। तो गवर्नमेंट हम लोगों पे हार्डशिप करना नहीं चाहती। गवर्नमेंट कह रही पहले ही तुम यार गरीब हो, यार तुम पहले ही किराए वाले घर में रह रहे हो, हम तुमसे क्या ही जीएसटी लेंगे, तो हम तुमसे जीएसटी लेंगे ही नहीं, तुम जीएसटी छोड़ो, हम तुमसे जीएसटी लेंगे ही नहीं। तो अगर रहने वाला घर अगर रहने के लिए किराए पर दिया जा रहा है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बट फिर क्या हुआ, फिर उस पॉइंट के अंदर अमेंडमेंट आई, फिर पॉइंट के अंदर अमेंडमेंट आई तो गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन में चेंज किया। अब एग्जम्पशन में क्या चेंज किया? उन्होंने बोला अगर रहने वाला घर रहने के लिए किराए पर दिया जाएगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो एग्जम्प्ट है, अगर किराए पर देंगे रजिस्टर्ड पर्सन को तो वो टैक्सेबल है। फिर गवर्नमेंट ने ये चेंज किया कि रहने वाला घर अगर रहने के लिए किराए पर देंगे अनरजिस्टर्ड को तो एग्जम्प्ट है, अगर देंगे वो रजिस्टर्ड को तो वो टैक्सेबल है। अब जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने होंगे, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं 90% लोग जो किराए के घर में रह रहे होंगे शायद उनके फादर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होंगे। अब अगर आपके फादर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तभी वो उनके हाथ में एग्जम्प्ट है। बट मैं अगर अपनी बात करता हूं, साहब मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। अब अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मैं अगर किराए वाले घर में रह रहा हूं तो एज पर लो तो मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। बट कितनी बड़ी हार्डशिप है यार, इसमें मेरी गलती क्या बताओ? भाई मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं किसी और काम के लिए, तो मेरा रजिस्टर्ड होना कितना बड़ा गुनाह हो गया कि मैं किसी किराए वाले घर में रह भी नहीं पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं किसी किराए वाले घर में रह रहा हूं तो गवर्नमेंट ने कहा तुम जीएसटी पे करोगे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड को जीएसटी एग्जम्प्ट है, तुम्हें एग्जम्प्ट नहीं है। तो फिर सब लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट से बोला दुहाई हो। गवर्नमेंट ने बोला क्या हुआ? हमने कहा जी ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है। अब गवर्नमेंट ने फिर दोबारा से एग्जम्पशन में अमेंडमेंट की और फाइनली लोग क्या बनाया कि अगर रहने वाला घर अगर रहने के लिए किराए पर दे रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो एग्जम्प्ट है, अगर रहने वाला घर रहने के लिए किराए पर दे रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन को, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन वो एक्सक्लूसिवली अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है और जो किराया है वो अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर रहा है, बिजनेस के अकाउंट से पे नहीं कर रहा, तो हम ये मान लेंगे कि वो एक्चुअल में पर्सनल पर्पस में यूज कर रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। बट अगर किराया वो अपने करंट अकाउंट से पे कर रहा है, बिजनेस के अकाउंट से पे कर रहा है या उसको बिजनेस पर्पस में यूज कर रहा है तो फिर ध्यान रखना फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो जी। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, हाँ जी एक बार चेक करो, यहां पे देखो क्या है जी, ध्यान से पढ़ना। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस और फॉर यूज एज बिजनेस पर्पस। अब अगर यूज एज रेजिडेंस है तो देखो यहां पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं या अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो एग्जम्प्ट है। अब दोनों केस में एग्जम्प्ट है, बस रजिस्टर्ड वाले केस में कंडीशन है एक तो यूज करना है पर्सनल पर्पस के लिए और जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हो वो पर्सनल अकाउंट से कर रहे हो, बिजनेस वाले अकाउंट से नहीं कर रहे। बट अगर रहने वाला घर आपने किराए पर दिया बिजनेस पर्पस के लिए तो अगर किराए पर दिया रजिस्टर्ड पर्सन को तो टैक्सेबल होगा रिवर्स चार्ज में, और अगर वो दिया अनरजिस्टर्ड को तो टैक्सेबल होगा फॉरवर्ड चार्ज में। तो मतलब रिवर्स चार्ज में कब आएगा? रिवर्स चार्ज में तब आएगा अगर आपने रहने वाला घर किराए पर दिया किस पर्पस के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए, और किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। उस केस में रिवर्सल लगेगा और किसी भी केस में रिवर्सल नहीं लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। अगर आप कैश में पे करोगे तो टैक्सेबल है, ऑनलाइन पे करना है रेंट जी, ऑनलाइन रेंट पे करना है, कैश में रेंट अलाउड वैसे ही नहीं होता जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो पूरा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है और देखो इसका मैंने नीचे एग्जांपल भी दे रखा है जी, बहुत बढ़िया मैंने एग्जांपल दे रखा है, बहुत बढ़िया मैंने एग्जांपल दे रखा है इसका। आपको दिखाऊं एग्जांपल, पढ़ा दूं एक बार, दिखाऊं पढ़ाता हूं। अच्छा देखो, मिस्टर वीजी प्रोवाइड सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू मिस्टर पीजी एंड चार्ज 40,000 पर मंथ रेंट, हु इज लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, मिस्टर पीजी जो है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, फॉर यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस तो एग्जम्प्ट है, अनरजिस्टर्ड है और यूज कर रहे हैं रेजिडेंशियल के लिए। मिस्टर पीजी अनरजिस्टर्ड है, यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए तो भाई टैक्सेबल है और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, रिवर्स चार्ज में नहीं है। फिर मिस्टर पीजी रजिस्टर्ड है,
यूज कर रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए और अमाउंट डेबिट हो रहा है पर्सनल अकाउंट से, तो क्या है, एग्जम्प्ट है। और मिस्टर पीजी अगर वो रजिस्टर्ड है, यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो टैक्सेबल होगा और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगा। बस ये बात ध्यान दो। सर ये नोट्स कौन से हैं? जीएसटी के नोट्स हैं जी, जो मैंने बच्चों को दिए हैं जी, ठीक है जी। तो आई थिंक अब एग्जाम्पल के बाद ना आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई होगी एग्जाम्पल के बाद कि यहां पे एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या इसको पैक कर सकते हैं जी? सारे बच्चे फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक करो भाई, जल्दी वीडियो को लाइक करो। नालायक, दिक्कत है क्या तुम्हारे ये अंगूठे में? दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम होती है? हैं? प्रॉब्लम होती है क्या? नालायक। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले पॉइंट पर आओ। ओ भाई साहब, अब देखो ध्यान से, अब है सबसे खतरनाक एंट्री आने वाली। एक तो हमारी है लीगल सर्विस, जिसमें एडवोकेट की सर्विस है या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विस है। एक तो ये है, देख रहे हो डायग्राम, देख रहे हो, ये सारी चीजें एग्जम्पशन से इंटरलिंक है जो हमने रेगुलर बैच में की थी। इस एंट्री को खत्म करने में हमारा रेगुलर बैच में 2-2 घंटे लगे थे, अगर किसी को याद आ रहा हो। एक तो ये लीगल सर्विस है, दूसरा उसके बाद लीगल सर्विस के बाद अगली है, आपको मैं दिखाता हूं, ये रही लीगल के बाद, देखो ये जीटीए वाली, ये सारी की सारी सर्विस ये जीटीए की है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विस है। और इसके बाद फिर एक और सर्विस है, देखो यहां पे गवर्नमेंट वाली सर्विस, ठीक है। ये 3 एंट्री हैं जो बहुत ज्यादा एग्जम्पशन से इंटरलिंक होती हैं, ठीक है जी। अब यहां पे एक बार आ जाओ, डायरेक्टर वाली भी करेंगे हम, डायरेक्टर वाली भी करेंगे जी। अब एक बार यहां पे आओ, सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम यहां पे डिस्कस करते हैं छोटी सी एंट्री, और वो छोटी सी एंट्री है सिक्योरिटी सर्विस। अब यहां पे आ जाओ जी, सिक्योरिटी सर्विस पे आओ जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आओ, इधर देखो ध्यान से। हेलो भाई साहब, सुनो ध्यान से। अब यहां पे सिक्योरिटी सर्विस की बात हो रही है। अच्छा बताओ, सिक्योरिटी सर्विस का मतलब क्या है? मतलब सिक्योरिटी मतलब क्या? शेयर, डिवेंचर, फ्यूचर, ऑप्शन, ये उसकी बात कर रहे हैं, या सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हैं? ये किसकी बात कर रहे हैं? मतलब सिक्योरिटी मतलब क्या? सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिवेंचर, उसकी बात कर रहे हैं, या जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसकी बात कर रहे हैं? जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे घरों के बाहर गार्ड खड़े होते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। बात समझो मेरी बात, जो घरों के बाहर, हाँ सिक्योरिटी गार्ड, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, जो ये सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो क्या एक्चुअल में ये सिक्योरिटी गार्ड किसी एजेंसी के थ्रू प्रोवाइड करवाए जाते हैं? आंसर इज यस। आप कभी भी चेक करना, किसी भी अगर आप सोसाइटी के बाहर जाते हो, तो बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं उनकी एक ड्रेस होती है, और उस ड्रेस पे उनकी एजेंसी का नाम लिखा होता है। जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूं, अभी जहां पर हम इंदिरापुरम में रह रहे हैं, तो इंदिरापुरम में जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो वहां पर ना बाहर एक गार्ड होते हैं, मतलब वहां पे गार्ड खड़े होते हैं, उसके बिना एंट्री नहीं होती। तो गार्ड की ड्रेस पे यहां पे लिखा होता है निम्बूज, है बच्चा कह रहे निम्बू, हाँ एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है निम्बूज। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे आपको दिख जाएगी निम्बूज। अब निम्बूज एक कंपनी है जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, जगह जगह लोगों को सिक्योरिटी सर्विस देती है। आज अगर आपको बाउंसर चाहिए, बाउंसर मिल जाएंगे, आप पैसे दो बाउंसर ले लो। और बहुत सारी एजेंसी ऐसी हैं जो मैन पावर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ये उन सर्विस की बात हो रही है जी, ये उसकी बात हो रही है जो लोग सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जी। अब एक बार यहां पे आना जी, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो। अब सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय, अब अगर सिक्योरिटी सर्विस देने वाला, पहली बात, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है या सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब समझ गए ना, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई कंपनी है। अब सोच के बोलो, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, अपने आप बोल दो। अब अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सप्लायर छोटा या बड़ा है? सारे बच्चे बताओ, सप्लायर छोटा है या बड़ा है? जल्दी बोलो फटाफट से। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सप्लायर छोटा या बड़ा है? ऑब्वियस ही बात है बड़ा है। तो अगर सप्लायर बड़ा है तो गवर्नमेंट ने उस केस में बोला आरसीएम की बातें नहीं होंगी, वहां पे आरसीएम की बातें नहीं है। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर वो सर्विस दे, चाहे आरपी को चाहे यूआरपी को, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी। सप्लायर जीएसटी पे करेगा, उस केस में रिवर्स चार्ज की बातें नहीं है। बट अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है,
नॉन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब छोटा सप्लायर है, बड़ा सप्लायर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और ये सर्विस दे रहा है किसको, या तो रजिस्टर्ड पर्सन को या ये अनरजिस्टर्ड को। अब अगर ये सर्विस देगा अनरजिस्टर्ड को तो रिवर्सर एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, उस केस में रिवर्स चार्ज की बात नहीं है। अब आ गया क्रक्स। अब सुनो क्रक्स, सुनो क्रक्स। हेलो ओए कद्दू मेरी बात सुन, क्रक्स सुनो क्रक्स। अगर सप्लाई करने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर सप्लाई करने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो सर्विस दे रहे हैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में आरसीएम लग सकता है, बाकी किसी भी केस में नहीं लग सकता। अगर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसीवर रजिस्टर्ड पर्सन है और सिक्योरिटी सर्विस है, उस केस में गवर्नमेंट के लिए आरसीएम लग सकता है, बाकी किसी भी केस में आरसीएम नहीं लग सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा जी अगर मान लो रिसीवर जो है रजिस्टर्ड पर्सन है, बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन इनमें से किसी कैटेगरी में कवर है तो आरसीएम नॉट एप्लीकेबल, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के भी हर केस में आरसीएम नहीं है, अगर रिसीवर इनमें से कोई है तो आरसीएम नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज है। अब किन किन को बाहर निकाल दिया, पहला डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। इनमें से अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, अगर आपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सर्विस दी है तो गवर्नमेंट ने उस केस के अंदर बोला आरसीएम नहीं है। अगर सर्विस दी है लोकल अथॉरिटी को, आरसीएम नहीं है। अगर सर्विस दी है गवर्नमेंट एजेंसी को जो टीडीएस काट रही है, उस केस में आरसीएम नहीं है। या जो लोग सेक्शन 10 में कवर है, मतलब कंसेशनल स्कीम वाले, कॉम्पोजिशन लेवी वाले, उस केस में आरसीएम नहीं है। उसको छोड़कर कोई दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन होगा, वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। मैं तुम्हें क्रक्स बताने जा रहा हूं जी। क्रक्स समझो, क्रक्स क्या है। हेलो भाई साहब, ओए सुनो क्रक्स क्या है। क्रक्स ये है अगर सिक्योरिटी सर्विस देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, सिक्योरिटी सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है और वो रजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाइड कैटेगरी में कवर नहीं है, तो उस केस में आरसीएम है। और स्पेसिफाइड कैटेगरी मतलब गवर्नमेंट नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है जो टीडीएस काट रही है, या सेक्शन 10 वाला नहीं है। इन चारों को छोड़ के कोई दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उसको सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है, उस केस में आरसीएम लग जाएगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यहां पर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये हमारी हो गई। अब एक बार आ जाओ डायरेक्टर की सर्विस। अब एक बार आ जाओ जी, डायरेक्टर की सर्विस पर आते हैं। एक सर्विस हमारी पेंडिंग पड़ी है, डायरेक्टर की सर्विस। आ जाओ जी, ये रही हमारी डायरेक्टर की सर्विस। अब इसमें अमेंडमेंट आ गई है भाई। अब बहुत ध्यान सुनना, डायरेक्टर की सर्विस में अमेंडमेंट है तो मैं आपको अमेंडेड लॉ ही कराऊंगा, घबराना मत। मैं आपको अमेंडेड लॉ ही कराऊंगा जो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। पहले तो एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो सप्लाई का चैप्टर किस किसने पढ़ा है जी? सप्लाई का चैप्टर किस किसने पढ़ा है? पढ़ा आपने सप्लाई का चैप्टर? उसमें आपने एक शेड्यूल 3 पढ़ा होगा सप्लाई के चैप्टर में जी। मेरे को सारे बच्चे बोलो, आपने एक शेड्यूल 3 पढ़ा होगा। शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में क्या था जी बताओ, जल्दी बोलो। शेड्यूल 3 में क्या था? हाँ जी, शेड्यूल 3 में क्या था? नीदर गुड्स नॉर सर्विस। उसमें याद है पैरा 1 क्या था? पैरा 1, पैरा 1 क्या था? पैरा 1 आपने कुछ पढ़ा हो थोड़ा बहुत, अगर आपको याद आ रहा हो। पैरा 1 क्या था? अबे नालायक, आरसीएम में रिसीवर पे करता है। क्या हो गया तुम्हें प्रबल? पहली बार पढ़ रहे हो क्या जीएसटी? 35 लेक्चर हो चुके हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? आरसीएम में कौन पे करता है? हाँ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। शुक्र आपको याद आ गया जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर आपको याद आ गया हो, वहां पे लिखा था एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो उस केस में गवर्नमेंट कहती थी कि ना तो ये गुड्स की सप्लाई है ना ये सर्विस की सप्लाई है, इस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। इनमें अगर एक एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है और वो सर्विस इन द कोर्स
और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में है, तो फिर गवर्नमेंट कहना चाहिए उस केस में आरसीएम की बातें, सॉरी उस केस में वो आरसीएम की बातें नहीं होंगी, वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है। अब मेरे को सारे बच्चे बस ये बता देना, एक बात बताना मेरे को, क्या डायरेक्टर एक कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है? क्या डायरेक्टर, अरे प्रबल तो भाई मेरे पहली बार पढ़ रहे हो तो 35 लेक्चर हो गए भाई मेरे, ये तो बात हमने दूसरे तीसरे लेक्चर में ही पढ़ ली थी, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। हाँ जी, क्या डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। अच्छा, क्या डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता? क्या डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता? यस। कौन सा डायरेक्टर? याद करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉर्मली कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता और डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होता भी है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जैसे मान लो अब क्या है, एक डायरेक्टर है, अब एक मान लो ये है डायरेक्टर, बहुत ध्यान सुनना। अब डायरेक्टर के दो केस हैं, या तो वो कंपनी का एम्प्लॉय है या वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। ये बात तो कंफर्म है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है और वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मान लो वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता, तो अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो क्या वो शेड्यूल 3 में कवर होगा? जल्दी बोलो, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो क्या वो शेड्यूल 3 में कवर होगा? जल्दी बोलना। अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो क्या वो शेड्यूल 3 में कवर होगा जी? नहीं कवर होगा, क्योंकि शेड्यूल 3 में कौन आते हैं? जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, तो ये तो कवर नहीं होगा। अच्छा, अगर वहां पे कवर नहीं होगा तो मतलब ये सप्लाई बनेगा, भाई जो ये काम करेगा वो सप्लाई बनेगा, अगर सप्लाई बनेगा तो जीएसटी लगेगा, तो गवर्नमेंट ने करी वो जीएसटी लगेगा आरसीएम में, वो जीएसटी लगेगा आरसीएम में। तो पहली बात तो ये समझ लो, अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है और वो सर्विस दे रहा है कंपनी को, जो भी उस पर जीएसटी लगेगा वो कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे, डायरेक्टर जीएसटी पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरे पॉइंट पर आओ। अब मान लो डायरेक्टर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय है। अब अगर डायरेक्टर, बहुत ध्यान सुना, अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, कम ऑन यार, अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट ने कहा दो केस है, या तो वो सर्विस दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, या वो सर्विस देगा नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। भाई या तो वो सर्विस देगा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में या वो सर्विस देगा नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। अच्छा, अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है और वो सर्विस दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, मतलब वो एम्प्लॉय वाली ही सर्विस दे रहा है, उसका टीडीएस कट रहा है सेक्शन 192 सैलरी के चैप्टर में, उसका टीडीएस कट रहा है सैलरी के चैप्टर में 192 में। अपने बोल दो, क्या ये शेड्यूल 3 में कवर हो गया? क्या ये शेड्यूल 3 में कवर हो गया? क्या ये शेड्यूल 3 में कवर हो गया? यस, कवर हो गया। अब अगर ये शेड्यूल 3 में कवर हो गया तो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, इसको तो बाहर निकाल दो। कल 8 AM से 8 PM मैराथन। क्यों? कल क्या है? कल हमारी जीएसटी की भाई बचे हुए टॉपिक की मैराथन है। वो वाली जीएसटी की डमरू वाली मैराथन है, वो मैं अनाउंस कर चुका हूं। डमरू वाली मैराथन में अनाउंस कर चुका हूं जीएसटी की 12 घंटे की, जो पूरी रात होनी है, और वो मैं 100% प्राइवेट करूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर आप लाइव नहीं बैठोगे भाई, क्योंकि अगर मैं पूरी रात जागूंगा ना तो भाई तुम्हें भी जगाऊंगा। ऐसा नहीं पेपर तुम्हारे हैं, पेपर मेरे तो है नहीं भाई। अब चाहे तुम इसे एहसान बोल लो, चाहे एहसान फरामोश बोल लो, चाहे कुछ भी कह लो, अगर मैं तुम्हारे लिए जाग सकता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी यहां पे जाग सकते हो। ठीक है ना? तो अपना दिन में सो जाना, रात को सोने वाला कोई काम नहीं होगा। डन? लोग कर दे जी, इसको हटा दें, इसको यहां से। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर मान लो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, अब बहुत ध्यान सुनना, अगर एक डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, अगर एक डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है और वो नोट इन दी कोर्स में है, अब यहां पे अमेंडमेंट आई है।
अब सुनना जी, अब यहां पे अमेंडमेंट आई है, यहां पे अमेंडमेंट आई है जी, यहां पे अमेंडमेंट आई है। डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, बट जो वो काम कर रहा है वो नोट इन दी कोर्स में है। बहुत ध्यान सुनना, डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है, बट जो वो काम कर रहा है वो नोट इन दी कोर्स में है। अब यहां पे गवर्नमेंट कहती थी नोट इन दी कोर्स में है तो जीएसटी लगेगा, और जीएसटी लगेगा तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट ये बात बोलती थी, अभी तक इतना ही लो था। अभी तक गवर्नमेंट ये बात कहती थी अगर नोट इन दी कोर्स में है तो जीएसटी लगेगा, और अगर जीएसटी लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट यहां पर यह बात कहती है कि अगर डायरेक्टर मान लो कंपनी का एम्प्लॉय है और वो नोट इन दी कोर्स में काम कर रहा है, तो दो केस हैं। दो केस क्या है, या तो जो वो सर्विस दे रहा है वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, या तो वो जो सर्विस दे रहा है वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, या वो सर्विस दे रहा है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है। भाई या तो वो सर्विस देगा डायरेक्टर की कैपेसिटी में, या वो सर्विस देगा पर्सनल कैपेसिटी में। डायरेक्टर की कैपेसिटी का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो सिटिंग फीस, अगर मान लो वो मीटिंग का पार्ट बन गया, अब अगर मान लो मीटिंग का पार्ट बन गया, डायरेक्टर मीटिंग के अंदर बैठ गया, उसको डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रही है, या उसको वो कंसल्टेंसी दे रहा है। अब कंसल्टेंसी है, टेक्निकल कंसल्टेंसी है, या डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रही है, तो वो जो सर्विस है वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में है, तो गवर्नमेंट ने बोला यहां पे जीएसटी लगेगा और आरसीएम पे लगेगा। बट अगर वो सर्विस दे रहा है पर्सनल कैपेसिटी में, जैसे मान लो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डायरेक्टर ने अपना एक घर किराए पर दे दिया कंपनी को, डायरेक्टर ने अपनी एक लैंड किराए पर दे दी कंपनी को, अब ये तो पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस है, ये डायरेक्टर वाली कैपेसिटी में सर्विस है ही नहीं, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला यहां पे जो टैक्स लगेगा वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा, वो रिवर्स चार्ज में नहीं होगा। तो ये अमेंडमेंट आई है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो बहुत ध्यान सुनना, अगर डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर सर्विस दे रहा है तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, वहां पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। रिवर्स चार्ज वही लगेगा अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देगा डायरेक्टर की कैपेसिटी में, अगर डायरेक्टर कंपनी को डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस देगा तो आरसीएम है। अगर वो सर्विस जो दे रहा है वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, तो उस केस में फिर फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, उस केस में रिवर्स चार्ज की बातें नहीं होंगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, टैक्स तो गवर्नमेंट लेगी, एक जगह फॉरवर्ड चार्ज है और एक जगह रिवर्स चार्ज है, ये आपका लॉ ऑफ डायरेक्टर वाले केस में है। बस ये पर ध्यान दो। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अगर डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज लगा देना, अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है, फॉर एग्जांपल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस केस में फिर फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, रिवर्स चार्ज की बातें नहीं होंगी। सीमू रेंटिंग में तो जीएसटी लगेगा ना, अगर डायरेक्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रेंटिंग की सर्विस है तो क्यों नहीं लगेगा भाई? पर्सनल कैपेसिटी का मतलब पर्सनल सर्विस थोड़ा हो गया, पर्सनल कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं है, वो उसके अलावा सर्विस दे रहा है, तो अगर उसके अलावा सर्विस देगा तो जीएसटी क्यों नहीं लगेगा जी? बिल्कुल जीएसटी लगेगा, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी लगेगा जी, बिल्कुल जी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका मैंने, टेंशन मत लो, एग्जाम्पल सबके लिखे हुए, ये लो एग्जाम्पल, ये रहा जी एग्जाम्पल, ये लिखा है, ये देखो, ये आपका है एग्जाम्पल, नीचे दिया हुआ है गोपाल एक होल टाइम डायरेक्टर है, उसको सैलरी मिल रही है 1.5 लाख रुपए और डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रही है। अब सैलरी जो मिल रही है वो तो नॉन टैक्सेबल है क्योंकि वो तो एम्प्लॉई है। अब जो सिटिंग फीस मिल रही है तो भैया अगर सिटिंग फीस मिलेगी तो वो टैक्सेबल होगी और वो आरसीएम में टैक्सेबल होगी, क्योंकि जो सिटिंग फीस मिल रही है वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में मिल रही है। अब अगर मान लो यहीं पे दिया होता कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस है तो फिर वहां पे फॉरवर्ड चार्ज लग जाता, फिर वहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता। सर आज वाली क्लास कितने बजे तक होगी? वही 7 बजे तक होगी। आज मैंने कहा था ना थोड़ी लंबी क्लास है, हाँ थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, हमें अपना पूरा पैकअप करना है इसको जी, तो इसको आज हम 7 बजे खत्म करेंगे। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी, अब एक बार फटाफट से आओ, अब यहां पे आ जाओ। अब 3 एंट्री हमारी मेन बैलेंस बची है सर्विस वाली जी, 3 एंट्री हमारी मेन बैलेंस बची है। एक तो ये लीगल सर्विस, एक फिर लीगल सर्विस के बाद हमारी एंट्री बैलेंस बची है यहाँ पे ये जीटीए वाली, ये हमारी जीटीए वाली है जी, और एक हमारी गवर्नमेंट वाली बची है। मैं दोबारा से बोल दूं,
भाई कान खोल के मेरी बात सुन लो, जीटीए और गवर्नमेंट वाली तुम्हारे पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि इस एंट्री को खत्म करने में हमारे रेगुलर बैच में 2.5 पौने 3 घंटे लगे हैं। ठीक है ना, तो मजाक की बात नहीं है कि 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे, ऐसा कोई मेरे पास कोई जड़ी बूटी भी नहीं है कि 10 मिनट में तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। ठीक है, इसलिए जो मेरा रेगुलर बैच है उसकी डिटेल क्लास मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने तो देखी हुई है, दोबारा देखनी है वो उनकी मर्जी है, नहीं तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो देख लेना, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा जी। ठीक है जी, बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं जी। अगर डायरेक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर जीएसटी क्यों लगेगा जी। प्रबल अगर तुम क्या करो, तुम अब बैठो, फिर अब क्या कर सकते हैं, बैठने बैठ जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी है जी, जो पहली बार पढ़ रहे हैं जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब हम लीगल सर्विस देख रहे हैं कि लीगल सर्विस वाले केस में क्या है। अब लीगल सर्विस वाले केस में गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है, अब सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो जी। अब गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट, या सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट। पहली बात तो ये समझो कि अगर सर्विस दी है इंडिविजुअल एडवोकेट ने या फर्म ऑफ एडवोकेट ने या सीनियर एडवोकेट ने या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होते हैं, जो पर्सनल झगड़े रिजोल्व करवाते हैं, उनको नॉर्मली हम बोलते हैं आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्लीज प्लीज बातचीत नहीं। तो पहला मैंने क्या बोला जी, ठीक है जी, पहला मैंने क्या बोला, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय फर्म ऑफ एडवोकेट या सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। अब यहां पे एक बार चेक करना, अगर इन्होंने सर्विस दी, इन सब लोगों ने अगर सर्विस दी है नॉन बिजनेस एंटिटी को, तो पहले बात तो कान खोल के सुन लो, वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है। पहले सिर्फ इतना ध्यान दे लो, सिर्फ इतना ध्यान दे लो, अगर इन लोगों ने सर्विस दी है नॉन बिजनेस एंटिटी को तो वो एग्जम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा जी। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक एडवोकेट ने सर्विस दी इंडिविजुअल को और वो इंडिविजुअल जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, पर्सनल घर में झगड़े हो रहे हैं, उसके लिए सर्विस है, तो नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है ना, एडवोकेट की सर्विस एग्जम्प्ट है। बट अगर एडवोकेट ने या फर्म ऑफ एडवोकेट ने या सीनियर एडवोकेट ने या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने अगर सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को, तब क्या होगा जी। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, अगर सर्विस दी है, ध्यान से देखो, अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को, अब अगर बिजनेस एंटिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्जम्प्ट है, मतलब जिसको सर्विस दी है। अब गवर्नमेंट कह रही, अगर मान लो आपने सर्विस दी गवर्नमेंट को, अब अगर सर्विस गवर्नमेंट को दी है ना तो एग्जम्प्ट है। जैसे आपको मैं बता दूं, आपने सुना होगा कि जो ये आजकल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केसेस चलते हैं, तो आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एडवोकेट होता है, जैसे ईडी हो गया या सीबीआई हो गया, इनके जो केस लड़ते हैं उनके वकील गवर्नमेंट के होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक वकील होता है। अब वो वकील जो गवर्नमेंट की तरफ से वो सर्विस किसको दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, यही तो हो रहा है ना, वो सर्विस किनको दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है। जितनी भी फीस वो गवर्नमेंट से चार्ज कर रहे हैं ना, वो सारी एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं। तो उसने ये बोला कि अगर मान लो सर्विस है, सामने वाला बंदा गवर्नमेंट है, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना कि अगर मान लो गवर्नमेंट, हर केस में गवर्नमेंट को इन्होंने बाहर निकाल दी है कि अगर गवर्नमेंट को सर्विस दोगे तो एग्जम्प्ट है। चाहे एडवोकेट सर्विस दे रहा है, चाहे सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है, चाहे एडवोकेट की फर्म सर्विस दे रही है, चाहे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है, अगर सामने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो एग्जम्प्ट है। चलो जी, अब इनको तो बाहर निकाल दी। अब अगर मान लो कोई अदर देन गवर्नमेंट है, मान लो अदर देन गवर्नमेंट है जी, अब अगर अदर देन गवर्नमेंट है उस केस में क्या करें जी, मान लो अदर देन बिजनेस एंटिटी है, उस केस में क्या करें, तो गवर्नमेंट ने कहा वो डिपेंड करता है उसकी टर्नओवर कितनी है, भाई सामने वाले बंदे की टर्नओवर कितनी है। अगर उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो फिर तो वो है एग्जम्प्ट। अगर उसकी टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट तक है वो एग्जम्प्ट है। जैसे मान लो मैंने रिलायंस कंपनी को सर्विस दी, रिलायंस कंपनी इज बिजनेस एंटिटी और वो गवर्नमेंट नहीं है, बट उसकी टर्नओवर जो है रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, तो गवर्नमेंट ने कहा एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है, ये सारी सर्विस एग्जम्प्ट है।
पर अगर मैंने ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, फिर गवर्नमेंट कह रही है वो सर्विस टैक्सेबल होगी और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात समझो। अब क्रक्स वाले बच्चे समझो, क्रक्स वाले बच्चे, हेलो भाई साहब, क्रक्स सुनो, क्रक्स क्रक्स समझो। क्रक्स क्या है? क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स ये निकल के आ रहा है, अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट अगर ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं जिस बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, उस केस में जीएसटी लगेगा और वो रिवर्स चार्ज में लगेगा। एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा। अगर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, अगर ये चार लोग ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं जिनकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, उस पे जीएसटी लगेगा और वो रिवर्स चार्ज में लगेगा। बस ये पर ध्यान देना। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, जिसने आरसीएम पढ़ा और बिना एग्जामिशन के पढ़ा उसने आरसीएम पढ़ा ही नहीं, ये मेरा वादा है, वो सारे क्वेश्चन गलत करके आएगा। अगर आप ये रिवर्स चार्ज में एंट्री देख लोगे ना, रिवर्स चार्ज में एंट्री पता क्या लिखी है? मेरे से पूछो रिवर्स चार्ज में क्या लिखी है? जिसने सिर्फ रिवर्स चार्ज पढ़ा है, जिसने एग्जामिशन साथ में पढ़ा ही नहीं, उसने क्या पढ़ा है? सुनो मेरे से, क्या पढ़ा उसने? क्या पढ़ा? सुन लो। उसने ये पढ़ा है, अगर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं रिवर्स चार्ज है, ये पढ़ा उसने। बस इतनी एंट्री रिवर्स चार्ज की है। रिवर्स चार्ज में इतनी सी एंट्री है क्या? अगर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज है। अब अगर मैं इतनी सी एंट्री पढ़ूंगा तो इसका मतलब क्या है? नॉन बिजनेस एंटिटी की सर्विस पे फॉरवर्ड चार्ज, जबकि वो तो एग्जम्प्ट है। फिर अगर मैं पढ़ रहा हूं आरसीएम, उसने बोला बिजनेस एंटिटी को, जबकि हर बिजनेस एंटिटी पे तो आरसीएम है ही नहीं है। तो एग्जामिशन के साथ लिंकिंग करने के बाद क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स सुनो, क्रक्स क्या है? अगर एक एडवोकेट अगर सेक्शन 24 में रजिस्टर्ड है तो भी जीएसटी देना पड़ेगा जी। ऑब्वियस बात है, रजिस्टर्ड हो गया जी। अगर सुनो, अगर एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं जिनकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, वहां टैक्स लगेगा और वो रिवर्स चार्ज में लगेगा। ठीक है? अगर वो नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी है ही नहीं। अब इसमें एक पॉइंट और देख लेना, बस एक पॉइंट और देख लो। एक पॉइंट और क्या है कि अगर एक एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट अगर दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं तो भी एग्जम्प्ट है। मतलब अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं, एक फर्म ऑफ एडवोकेट एक एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं, एक एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहे हैं, इट मींस अगर आपस में सर्विस का लेन देन हो रहा है एडवोकेट टू एडवोकेट के बीच में या फर्म टू एडवोकेट के बीच में या एडवोकेट टू फर्म के बीच में या फर्म टू फर्म के बीच में, वो सर्विस एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। यहां पे गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? रूल्स वो अल्फे मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, डन। अब अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उसको पीछे करके दोबारा सुन लेना जी। ठीक है, बस मैं यही कह सकता हूं, इस एंट्री को देख लेना और इसका एग्जाम्पल यहां पे देखो मैंने कितना बढ़िया दिया हुआ है आपको। मैं चलो एक बार एग्जाम्पल दिखाई देता हूं, एक बार एग्जाम्पल देखो, चेक करो क्या है। देखो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वीजीएन कंपनी, फर्म ऑफ एडवोकेट है, सर्विस दे रही है रिलायंस लिमिटेड को, टर्नओवर कितनी है? 1 करोड़, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, और फीस कितनी चार्ज है? 10 लाख। देखो जीएसटी लगेगा और आरसीएम रिलायंस कंपनी जीएसटी पे करेगी। मिस्टर वीजी सीनियर एडवोकेट है, सर्विस दे रहे हैं मिस्टर पीजी नॉन बिजनेस एंटिटी। अब अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दी गई सर्विस है तो वो एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी है ही नहीं है। उसके बाद मिस्टर वीजी एडवोकेट है, सर्विस दे रहे हैं पीजीएन कंपनी, फर्म ऑफ एडवोकेट, टर्नओवर 70 लाख है। अब अगर एक एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो भैया वो एग्जम्प्ट है, उस पे जीएसटी है ही नहीं ना, आपस में सर्विस दोगे तो एग्जम्प्ट है जी। उसके बाद मिस्टर बीजी सीनियर एडवोकेट है, मिस्टर पीजी एडवोकेट है, और अब यहां पे आप देखो एडवोकेट अगर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, टर्नओवर 4 लाख है तो एग्जम्प्ट है, जीएसटी है ही नहीं। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल
सर्विस दे रहा है मिस्टर वी जी पर्सनल डिस्प्यूट के लिए, दैट इज नॉन बिजनेस एंटिटी, तो वो एग्जम्प्ट है। बताओ, ये क्वेश्चन है जी, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाएंगे जी। विवेक गाबा सर कॉन्सेप्ट समझाएं और समझ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो भी तुम कमेंट कहाँ करते हो? लाइव आते हैं 400 बच्चे, कमेंट होते हैं 40-50, तो हमारी सांस निकल जाती है ना कमेंट करते हुए। तुम्हें लगता है भाई साहब हमारी सांस ही ना निकल जाए कहीं का, हम हमें कहीं दिक्कत ही ना आ जाए, कहीं हमारी सांस ऊपर नीचे ना हो जाए। ऐसे नालायक बच्चे हैं। ना 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 ना, कुशल वो तब नॉन एग्जाम्प्ट है अगर सामने वाला एडवोकेट बिजनेस एंटिटी नहीं है। अब अगर उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो वो बिजनेस एंटिटी वाले पॉइंट में एग्जाम्प्ट हो जाएगा ना। अगर वो टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है तब कहीं जाके वो टैक्सेबल है। ठीक है, ओल्ड सिलेबस वालों को एग्जामिनेशन पढ़ना है, नहीं उनके है नहीं है, बट पेपर में आ जाता है जी, पेपर में आ जाता है। चलो अब अगले पॉइंट पर आ जाओ जी, अब यहां पे आ जाओ। अब है भाई साहब, इधर देख लो भाई साहब, हाथ जोड़ के आपसे सर्व संगत से जो इस दरबार में आई है आज, आपसे माफी चाहूंगा इस एंट्री के लिए दोबारा से। ये एंट्री को आप 10 मिनट में समझने की कोशिश कर रहे हैं, आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो आप इसको भगवान का वास्ता डिटेल में देख लेना। ठीक है, गाली वाली मत निकाल के जाना आज। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फटाफट से आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जीटीए की है। अब ये सर्विस सुनो ध्यान से, पहले क्या है, ये है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विस। ये है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी की सर्विस। पहले मेरे को बताओ, आर गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के कौन कौन से मोड होते हैं? नहीं सिद्धि, नहीं नहीं, नॉट एप्लीकेबल। जल्दी बताओ। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के भाई, अगर हमें मान लो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं तो गुड्स ट्रांसपोर्ट हम कैसे कैसे कर सकते हैं जी? हम गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय एयर भी कर सकते हैं, बाय वाटर भी कर सकते हैं, बाय रेल भी कर सकते हैं, बाय रोड भी कर सकते हैं। आजकल तो वो ट्रैम वे भी चलते हैं, आजकल जो ट्रैम वे नहीं होते जिसको हम उड़न खटोला बोलते हैं, रोप वे, उससे भी कर सकते हैं। तो कई तरीके आज गुड ट्रांसपोर्ट के होते हैं। पहली बात तो समझ लो, अगर मैं गुड्स, ध्यान सुना, अगर मैं गुड्स, पहले इनका काम खत्म करते हैं। इधर आ जाओ जी, पहले सारे बच्चे इधर आ जाओ, इसको थोड़ा समझ लेते हैं जूम करके आराम से। इधर देखो ध्यान से, अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं बाय एयर, जैसे मान लो बाय एयर कोई गुड्स जा रहे हैं, जैसे मान लो एयर है, देखो वो चला गया गुड्स। अब अगर मान लो बाय एयर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो टैक्सेबल है हर केस में अंडर फॉरवर्ड चार्ज। मतलब किसी भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन अगर बाय एयर करोगे ना, टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, इस केस में रिवर्स चार्ज नहीं है। पहली बात तो समझ लो। फिर अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय वाटर, तो वाटर में दो केस हैं, या तो इनलैंड वाटरवेज या बाय वेसल। अच्छा, इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं? इनलैंड वाटरवेज का मतलब होता है ये इंडिया की बेसलाइन है, इसके बीच में जो आपका यहां पर पानी है, अगर उसके थ्रू अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। तो गवर्नमेंट ने कहा जी वो तो एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है, वो एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो एग्जम्प्ट है। बट अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय वेसल, बाय शिप, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन है स्पेसिफाइड गुड्स की, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन है स्पेसिफाइड गुड्स की तो एग्जम्प्ट है। और अगर वो ट्रांसपोर्टेशन है किसी और गुड्स की है तो फिर वो टैक्सेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा, उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा जी। तो पहली बात क्या मैंने समझाई, अगर पानी के थ्रू सामान जा रहा है, अगर मान लो इंडिया की बेसलाइन के अंदर जो नदियां हैं अगर उसके अंदर से सामान जा रहा है तो एग्जम्प्ट है। अगर बाय वेसल, बाय शिप से सामान जा रहा है और अगर वो स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है तो एग्जम्प्ट है। और अगर वो दूसरे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है तो वो टैक्सेबल है। और टैक्सेबल किस में होगी? फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज यहां पर भी नहीं है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ गया भाई साहब ये स्पेसिफाइड गुड्स क्या होता है? अभी हम देख लेंगे, अभी हम देखेंगे। अगले पॉइंट पर आओ, अब भाई रेल में आओ। पहले बताओ, रेल से गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है क्या? रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है? बताओ जल्दी बताओ, रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है नहीं होता जी? आपने कभी देखा है रेलवे से गुड्स ट्रांसपोर्ट होता? मैं आपको दिखाता हूं, ये लो जी, गुड्स
लो जी, अब ये रहा, देखो जी, अब ये जो है ये गाड़ी जा रही है आपकी, ये लो, आपने देखा होगा इसको मालगाड़ी बोलते हैं, जिसको आप कई बार छोटे बच्चे होके आप वहां पे ऐसे बाय बाय करते थे। बोलो बोलो, याद करो, तुम बाय बाय नहीं करते थे कि बाय बाय बाय। अब ये वाली ट्रेन अगर तुमने आपने देखी, देखो ये जी, ये वाली ट्रेन है, ये देखो यहां पे निकल के आ रही है जी, ठीक है। अब ये ट्रेन आपने प्रैक्टिकली देखी होगी। अब इसे देखो, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है सारी जी, ठीक है। अब ये सारी की सारी क्या है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, बाय रेल हो रही है। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अगर आप बाय रेल गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो जी, हाँ जी, तो गड्डी जांदी ये छलंगा मार दी, मैनू याद आवे मेरे यार दी। तो अगर मान लो बाय रेल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, अगर वो स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है फिर तो वो एग्जम्प्ट है, और अगर वो नॉन स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है फिर वो टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज में। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है बस कि स्पेसिफाइड गुड्स क्या होते हैं, तो मैं स्पेसिफाइड गुड्स बता देता हूं क्योंकि नाम याद करने जरूरी है। तो याद करो, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, हमने क्लास में कैसे नाम याद किए थे। स्पेसिफाइड गुड्स को हम बोलते हैं ए मंडे को डेट पे चले, ए मंडे को डेट पे चले। बच्चा कह रहे चलो ठीक है, फिर आ जाना सुबह 8 बजे। त्रिशूल बैच इनकम टैक्स का वहीं डेट होगी हमारी, चैप्टर 1 टैक्स रेट वाला, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके बेस पर पूरा इनकम टैक्स टिका हुआ है। और तुम्हें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा जो आधे बच्चों ने छोड़ रखे होंगे, उनको लग रहा होगा पेपर में है ही नहीं, वो मैं बता रहा हूं ना, ठीक है ना। तो मंडे को डेट पे चलेंगे, सुबह 8 बजे हमारी डेट स्टार्ट होगी और चलेगी डेट, 2 घंटे डेट चलेगी हमारी, 1 घंटा प्रोविजन और 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है नी। तो ए मंडे को डेट पर चले, तो ए मंडे को डेट पर चले। अब यहां पर ए मंडे को डेट पे चले का मतलब क्या है, अब देखो इसका गुड्स कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा रहा हूं जी। अब कौन कौन से गुड्स हैं यहां पे जूम करके मैं दिखा रहा हूं, ये देखो जी, ये सारे गुड्स हैं जी, प्लीज ये सारे गुड्स हैं। देखो ए का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एम का मतलब मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर और मैगजीन, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, और फिर क्लेमिटी रिलीफ मटेरियल। तो ये पॉइंट निकल के आ रहे हैं, अगर इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना बाय रेल या बाय वेसल तो एग्जम्प्ट है भाई। अमरिंदर ओ मैं नहीं याद कराया सी, ओ भीमा शंकर सी ना क्लास च, भीमा शंकर ओ याद करवांदा सी एवें, मैं नहीं कराया मेरे काके, ठीक है नी। तो सुनो ध्यान से, मैं ब्लर बैच, तो सुनो ध्यान से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट, क्लेमिटी रिलीफ मटेरियल। अगर इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो फिर गवर्नमेंट ने कहा जी एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गुड्स की अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना तो एग्जम्प्ट है, और किसी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो वो टैक्सेबल होगी, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल नहीं होगी। अब यहां पे एक बार चेक करना, तो देखो यहां पे जी, ये हमारा बाय रेल वाला सीन हो गया और ये बाय वाटर वाला हो गया। अब यहां पे आ जाओ जहां पे आरसीएम है, अब मेन है जहां पे आरसीएम है जी। अब ध्यान से पढ़ना, देखो यहां पे जी, अब अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है बाय रोड, अभी तक क्या था ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, तो बाय रेल में स्पेसिफाइड गुड्स एग्जम्प्ट, अदर गुड्स टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज में। बाय वाटर, इनलैंड वाटरवेज एग्जम्प्ट, बाय वेसल स्पेसिफाइड गुड्स एग्जम्प्ट, अदर गुड्स टैक्सेबल। बाय एयर सभी गुड्स टैक्सेबल, वहां पे स्पेसिफाइड गुड्स हो या ना हो, बाय एयर वाले केस में तो टैक्स है और उन सब केस में फॉरवर्ड चार्ज है। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो बाय 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 रोड, अब अगर आप बाय रोड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो 3 तरीके हो सकते हैं, थ्रू जीटीए। थ्रू जीटीए मतलब जो बाहर ये ट्रक वाले चल रहे हैं, जितने भी बाहर ये ट्रक वाले चल रहे हैं ये सब जीटी हैं, ये सब जीटी हैं, जो बाहर ट्रक वाले चल रहे हैं ये सब जीटी हैं। दूसरा थ्रू कोरियर, जो तुम्हारे घर में कोरियर आ रहे हैं, जो तुम्हारे घर में कोरियर आ रहे हैं, दूसरा मोड ये है। और तीसरा आ रहा है थ्रू अदर्स, बस हो गया, बाइक हो गया, ठीक है, एक्टिवा हो गया, साइकिल हो गया, रिक्शा हो गया, ये सब थ्रू अदर मोड है।
पहली बात तो समझ लो, अगर अदर मोड से है तो एग्जम्प्ट है। अगर आप बस से, बाइक से, ऑटो रिक्शा से सामान लेके जा रहे हो ना, तो ये एग्जम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं है, इसको एग्जम्प्ट कर रहे हैं। फिर अगर थ्रू कोरियर लेके जा रहे हो तो टैक्सेबल है फॉरवर्ड चार्ज में, चाहे स्पेसिफाइड गुड्स हो चाहे कुछ भी हो। कोरियर वाले केस में टैक्सेबल है और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, उसमें रिवर्स चार्ज नहीं है। अब बच्चा कह यार एक बात बता, रिवर्स चार्ज कर रहे हैं सब जगह, तो फॉरवर्ड चार्ज घुसा पड़ा है, रिवर्स चार्ज कहां है? अब आएगा ना रिवर्स। तभी तो कह रहा हूं जिसने सिर्फ आरसीएम पढ़ा है भाई उसने कुछ नहीं पढ़ा। मैं गारंटी दे रहा हूं जिसने सिर्फ आरसीएम पढ़ा है उसने ऐसी इंटरलिंकिंग की नहीं होगी सर, उसको पता ही नहीं होगा कि एग्जम्पशन में इतनी इंटरलिंकिंग भी है। एग्जम्पशन आरसीएम की एंट्री इतनी बड़ी थोड़ा है। आरसीएम में तो क्या लिखा है, अगर जीटीए की सर्विस इन लोगों को दोगे 5% वाला ऑप्शन है तो रिवर्स चार्ज है। अब जहां पे आरसीएम है, अब मैं वहां पे आ रहा हूं। आरसीएम कहां है? आरसीएम सिर्फ जीटीए वाले केस में है। आरसीएम और किसी भी केस में नहीं है। आरसीएम वो है जो ट्रक वाले बाहर घूम रहे हैं, जो ट्रक वाले सामान लोड करके लेके जा रहे हैं, जो उनकी एजेंसी है, उन पे आरसीएम है। अब यहां पे आओ, देखो जी सर ये चैट में कितने बकवास करने वाले बच्चे हैं, इनका अपना ही चलता है। इतने दिन बाद ऑन किया था, आज भी ये छोड़ो यार, अब इनको छोड़ना होता ना। लाइव क्यों देख रहे हो आप? लाइव देख ही क्यों रहे हो? देखो आप समझो मेरी बात, पढ़ने वाला बच्चा 400 बच्चा बैठा है ना, 400 में से बात कितने कर रहे हैं? 20। बाकी सब पढ़ने पे है ना, तो बस बात काम खत्म। क्यों हमने किसी की चैट देखनी? अपना फ्यूचर खराब कर रहा है। उसके पापा को लग रहा है पढ़ रहा है, पापा को क्या ही पता वो क्या पढ़ रहा है। फिर बाद में एक्सक्यूज देगा, पापा पढ़ता तो था, इंस्टीट्यूट ने पापा रिजल्ट खराब निकाला, पापा पेपर ही बहुत मुश्किल आया था, पापा जो पढ़ा वो आया ही नहीं था, पापा आपको पता मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पापा याद करो मैंने तो पूरी एफर्ट्स आपके सामने, मैं तो गावस्कर की क्लास में 2-2 घंटे बैठता था। अब पापा को नहीं पता ना 2 घंटे क्या करता था। तो आप टेंशन मत लो, तो 15-20 बच्चे होते हैं यार, इतनी टेंशन मत लो, अपना पढ़ने पे ध्यान लो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको पास होना है उनको पता है भाई ये कंटेंट क्या है। बाकी को तो पता है कि हर 6 महीने दोबारा से आ ही जाना है। उनको तो पता है कि ये 6 महीने तो चलते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इतनी। बट जिनको पास होना है उनको सब पता क्या करना है उनको, तो अब बिल्कुल टेंशन मत लिया करो जी। ठीक है चलो अब फटाफट से आओ जी। एक बार सारे बच्चे पहले जॉन को अलविदा बोलेंगे। एक जॉन बच्चा है उसको सारे बच्चे बाय बाय बोल दो, बाय जॉन, बाय 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 बाय। चलो जी अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे आओ, अब देखो अगर जीटीए है, अगर मान लो सर्विस दी जा रही है जीटीए के थ्रू, अगर सर्विस दी जा रही है जीटीए के थ्रू, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर जीटीए के थ्रू सर्विस दी जा रही है, या तो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है स्पेसिफाइड गुड्स की, या ट्रांसपोर्टेशन हो रही है नॉन स्पेसिफाइड गुड्स की। अब अगर ट्रक वाले ये गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, मान लो एक ट्रक में सामान जा रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया, मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है जी, मतलब ये गुड्स अगर जा रहे हैं, अगर इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो फिर गवर्नमेंट ने कहा जी एग्जम्प्ट है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो एग्जम्प्ट है जी। बट अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है नॉन स्पेसिफाइड गुड्स की, भाई किसी दूसरे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा ये बताओ उस जीटीए ने ऑप्शन क्या लिया है, क्योंकि जीटीए वाले केस में 2 ऑप्शन है, 12% वाला या 5% वाला। अगेन वही 12% वाले में आईटीसी है, 5% में आईटीसी नहीं है। अगर 12% वाला है तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, उस केस में रिवर्सर है ही नहीं। आरसीएम का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 5% वाले केस में है। और अगर उसने लिया 5% वाला ऑप्शन तो 2 केस है, या तो सर्विस दी है रजिस्टर्ड पर्सन को या सर्विस दी है अनरजिस्टर्ड को। अब अगर मान लो जीटीए ने ऑप्शन लिया 5% वाला और सर्विस दी रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में गवर्नमेंट ने बोला आरसीएम में टैक्सेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आरसीएम में टैक्सेबल है। बट अगर सर्विस दी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो 2 केस होंगे, या तो वो स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड है या वो नॉन स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड है। अब बच्चा कह रहा है सर स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड कौन है जी? अगर आपने जीटीए वाली एंट्री पहले क्लास के अंदर पढ़ी हो, याद करो वहां पे क्या लिखा था, फैक्ट्री, फिर सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, अगर एओपी, ये सब लोग हैं स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में। तो अगर इन लोगों को सर्विस दी है तो फिर टैक्स लगेगा आरसीएम में, और अगर इनके अलावा किसी को सर्विस दी है
अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर वहां पे एग्जम्प्ट है, उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है जी। बट एक बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे बहुत ध्यान से बात सुनना मेरी। अब जहां जहां पे आरसीएम है यहां पर भी अमेंडमेंट आ चुकी है, जहां जहां पे आरसीएम वहां पर भी अमेंडमेंट आ चुकी है कि अब जीटीए वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दे दिया गया है। अब गवर्नमेंट कह रही है जीटीए वाले केस के अंदर भी फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, अगर जीटीए चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी जीएसटी पे कर दे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगेन उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, अगर वो डिक्लेरेशन दे देगा तो फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन जीटीए वाले केस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये पूरी एंट्री है, ये डायग्राम बहुत शिद्दत से बनाया गया है, इस डायग्राम को लाइटली मत लेना। अगर तुम ये डायग्राम भी सही ढंग से पढ़ लेते हो तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसके अंदर से ही आ जाएंगे। और हमें 2.5 से 3 घंटे लगा के ये क्लास में डायग्राम हमने बनाया था, अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कल वाली क्लास में आपको दिखा दूंगा जी, ठीक है। हाँ, जहां आरसीएम है वहां फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन है तो अभी भी आरसीएम, अगर ये बंदा चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे कर सकता है, ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, पे कर सकता है। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पे जी, अब लास्ट पॉइंट आ जाओ जी। अब यहाँ पे है गवर्नमेंट वाली सर्विस, लास्ट एंट्री हमारी गवर्नमेंट वाली सर्विस जहां पे आरसीएम लगता है जी। अब देखो यहाँ पे क्या है जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर इसको डिटेल में देखना है क्लास में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, 2 घंटे लगा के, अगर तुम 1.5 की स्पीड पर भी सुनोगे तो 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगी, तुम्हें एंट्री बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी जी। अगर तुम्हारा मन है कि मुझे डिटेल में समझना है कि नहीं मेरे को इसको समझना है, वो बात एक अलग है जी, नहीं तो फिर तुम्हारे पास रिवीजन क्लास तो है ही है जी। चलो अब यहां पे आ जाओ जी, अभी देखो ध्यान से। अब यहां पे आ रही है सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी। अब अगर मान लो गवर्नमेंट ने सर्विस दी है, अब गवर्नमेंट कह रही है अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दी है, मान लो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एयरक्राफ्ट और वेसल, गुड्स और पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, इट मीन अगर गवर्नमेंट ने ये 3 सर्विस दी है, किसी को भी दी है, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज है। तो पहली बात तो ये समझ लो, अगर पोस्टल डिपार्टमेंट या पोर्ट और एयरपोर्ट या पैसेंजर और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस अगर गवर्नमेंट दे रही है तो वहां पर हमेशा फॉरवर्ड चार्ज है, वहां पर रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं है। फिर अगर गवर्नमेंट ने इनको छोड़कर कोई अदर सर्विस दी है, जैसे रेंटिंग की सर्विस हो गया, वीजा हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की सर्विस हो गया, बैंकिंग सर्विस हो गया, इंश्योरेंस की सर्विस हो गया, बहुत सारी सर्विस गवर्नमेंट देती है जी। तो अगर इसको छोड़ के गवर्नमेंट ने कोई दूसरी सर्विस दी है, अब अगर सर्विस दी है नॉन बिजनेस एंटिटी को या सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को, अब अगर सर्विस दी नॉन बिजनेस एंटिटी को तो फिर वो एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी है ही नहीं है जी, फिर वो एग्जम्प्ट है। और अगर वो सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को, 2 केस हैं, या तो वो सर्विस है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या वो अदर सर्विस है जी, ठीक है, या तो वो अदर सर्विस है या रेंटिंग वाली सर्विस है। अब अगर मान लो अदर सर्विस की बात करते हैं, रेंटिंग को छोड़ के कोई दूसरी सर्विस है, तो अगर अदर सर्विस दी है बिजनेस एंटिटी को, अगर उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो वो एग्जम्प्ट है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सर्विस दी सामने वाली पार्टी को, तुम बिजनेस एंटिटी हो और तुम्हारी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो वो सारी एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है। पर अगर मैंने सर्विस दी ऐसी बिजनेस एंटिटी को जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, मान लो 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से ऊपर है, तो चेक करो अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, भाई सामने वाला बंदा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो चाहे टर्नओवर कितनी क्यों ना हो एग्जम्प्ट है। बट अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है और कंसीडरेशन 5000 तक है तो एग्जम्प्ट है, अगर 5000 से ऊपर है तो फिर कहीं जाकर आरसीएम में टैक्सेबल है। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, जिसने सिर्फ आरसीएम की एंट्री पढ़ी है उसने पता क्या पढ़ा है, मेरे से पूछ लो तुमने क्या पढ़ा है। जो सामने बच्चे बैठे हैं देख रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, सुनो क्या तुमने क्या पढ़ा है। तुमने बस इतनी सी एंट्री पढ़ी है कि गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगी तो आरसीएम है। मेरे से पूछ लो आपने यही पढ़ा है बस। अब अगर आपने ये पढ़ा है तो एग्जामिनेशन तो अपने साथ में पढ़ा ही नहीं, और अगर एग्जामिनेशन साथ में नहीं पढ़ा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तुम्हें लगेगा हमने सही लिखा है और पेपर में फिर तुम कहोगे यार किया तो मैंने 100 नंबर का था, नंबर मेरे 25 क्यों आए हैं। तो पूरी इंटरलिंकिंग करने के बाद पढ़ोगे ना तो क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है और कंसीडरेशन 5000 से ऊपर है, तब कहीं जाके वो टैक्सेबल है।
ये क्रक्स है कि अगर गवर्नमेंट ने, प्लीज ध्यान सुनना जी, अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दी है, किसको? अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दी ऐसी बिजनेस एंटिटी को, पहली बात तो वो जो गवर्नमेंट सर्विस दे रही है वो सामने वाला बंदा गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है और कंसीडरेशन 5000 से ऊपर है, तब कहीं जाके वो सर्विस टैक्सेबल होगी, नहीं तो वो सर्विस टैक्सेबल नहीं है। तो देखो यहां पे जो वही लिखा है। अब अगर रेंटिंग वाली सर्विस है वही, अगर बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट है तो एग्जम्प्ट है, अदर बिजनेस एंटिटी कंसीडरेशन अगर 5000 से ऊपर है तो फिर जाके आरसीएम में टैक्सेबल है। तो यहां पे आरसीएम लगेगा जी। इस केस में आरसीएम है और किसी भी केस में आरसीएम नहीं है। यहां पे आरसीएम है और यहां पे आरसीएम है। इन दोनों केस में सिर्फ आरसीएम है, गवर्नमेंट वाली सर्विस पे और कहीं पर भी नहीं है जी। बच्चा कह रहा है क्रक्स बताओगे आप? सुनो क्रक्स क्या। अब क्रक्स सुन लो, क्रक्स क्या है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर ये सर्विस दे रहे हैं, किनको? बिजनेस एंटिटी को, और वो बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट नहीं है, अदर देन गवर्नमेंट है, और उनकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से मान लो ज्यादा है, और जो कंसीडरेशन चार्ज किया जा रहा है वो 5000 से ज्यादा है, तब जाके उस पर जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा, और किसी केस में नहीं लगेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट ना, अगर प्रशांत अगर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है फिर तो एग्जम्प्ट है। पहली थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर होना चाहिए और दूसरा कंसीडरेशन में 5000 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो टैक्सेबल होगा, रिवर्स चार्ज में नहीं तो नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। लॉक करें, पैक करें जिसको। तो ये एंट्री हमारी गवर्नमेंट वाली यहां पे निकल के आ रही है। और मैं दोबारा बोल दूं, इसको अगर डिटेल में देखनी है तो मैं टेलीग्राम पे क्लास डाल दूंगा, इसको आप डिटेल में भी देख सकते हो, ठीक है जी। 2 घंटे की क्लास होगी, टेलीग्राम के ऊपर क्लास होगी, उसको आप आराम से दोनों एंट्री जीटी है और गवर्नमेंट वाली को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अब यहाँ पे आ जाओ जी, फाइनली चैप्टर का लास्ट पार्ट, देन फिर हम क्लास आज वाली खत्म कर देंगे जी। और फिर इसके बाद हम कल मिलेंगे सुबह 8 बजे जीएसटी की मैराथन में। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, लाइव आ जाना, जो बच्चे लाइव आ सकते हैं, कोशिश करना लाइव ही अटेंड करना जी, ठीक है ना, क्योंकि कल हमें फाइनली जीएसटी को समाप्त करना है। उसके बाद हम जीएसटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में अलग से लाता रहूंगा, बट फाइनली प्रोविजन और साथ साथ क्वेश्चन हमारे सारे खत्म हो जाएंगे। कुछ अगर मुझे और एडिशनल क्वेश्चन करवाने होंगे तो वो मैं सेशन अलग से ले आऊंगा, बट जीएसटी कल हम अपना खत्म कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। यस कुशल, यस ठीक है। चलो, पीएसयू कवर नहीं होती, गवर्नमेंट कंपनी कवर नहीं होती, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कवर होते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बार ऑफर से आओ। हेलो भाई साहब, ओए सुनो ध्यान से। अब ये सेक्शन नंबर 9.5 के पहले समझ लो 9.5 है क्या। 9.5 ये है, 9.5 कहता है या तो जीएसटी सप्लायर पे करेगा, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। अगर जीएसटी रिसीवर पे करेगा उसको हम बोलेंगे रिवर्स चार्ज। इसमें जीएसटी ना तो सप्लायर ना रिसीवर, इसमें जीएसटी पे करेगा थर्ड पार्टी, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ। इसको हम बोलते हैं ईसीओ, जहां पे थर्ड पार्टी जीएसटी पे करती है। मतलब ना तो यहां पे सप्लायर पे करेगा ना यहां पे रिसीवर पे करेगा, जो ऑनलाइन वेबसाइट वाले होंगे, जो ईसीओ होंगे, वो जीएसटी पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा कह रहा है सर ऐसे कौन कौन से केस हो गए जहां पर ईसीओ जीएसटी पे करेगा जी? सिद्धि इसमें अमेंडमेंट हो रही है, ये फुली अमेंडेड है, इसके अलावा इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है। अगर कोई एक आधी छोटी मोटी अमेंडमेंट होगी तो बता दूंगा, अदरवाइज फुली अमेंडेड ही हम यहां पे कर रहे हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या निकल के आ रही है? क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि ऐसी कौन कौन सी सर्विस है, ऐसी कौन कौन सी सर्विस है कि जहां पे थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी। पहला देख लो यहां पे कौन कौन सा है। पहला पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, पहला है पैसेंजर की जैसे मान लो ओला कैब हो गया, उबर कैब हो गया, रेड बस हो गया, इस केस में। दूसरा प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, ओयो, मेक माई ट्रिप, मान लो गोआईबीबो हो गया, booking.com हो गया, मतलब जो ऑनलाइन वेबसाइट वाले एकोमोडेशन की बुकिंग करा रहे हैं, दूसरी सर्विस हुआ है। तीसरी सर्विस है हाउस कीपिंग, दैट इज अर्बन कंपनी, आपने अर्बन कंपनी से हाउस कीपिंग की सर्विस ली है, तीसरी सर्विस हुआ है। चौथा है रेस्टोरेंट की सर्विस, जैसे स्विगी और जोमेटो, चौथी सर्विस हुआ है जी। तो ये सर्विस अपने दिमाग में लेके चलो। पहली बात तो इन चार, अगर ये चार सर्विस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही हैं तो इन पे जीएसटी पे करेंगे ऑनलाइन वेबसाइट वाले, सप्लायर और रिसीवर्स पे जीएसटी पे नहीं करेगा जी।
एक बार दोबारा चारों सर्विस के नाम बोलो कौन कौन से हैं जी, जल्दी बोलो चारों सर्विस के नाम कौन कौन से हैं। पहला सर्विस कौन सी आ रही है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन। तीसरी सर्विस कौन सी आ रही है, हाउसकीपिंग। चौथी सर्विस कौन सी आ रही है, रेस्टोरेंट वाली सर्विस। इन चार सर्विस को अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू दे रहे हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट वाले जीएसटी पे करेंगे, सप्लायर और रिसीवर इस पे जीएसटी पे नहीं करेगा। बट इसमें कुछ आपको ध्यान देना है। अब यहां पे सुनना, पहली बात समझते हैं रेस्टोरेंट सर्विस में गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर रेस्टोरेंट सिचुएटेड इन होटल वेयर रेंट अप टू 7500 पर डे तो ईसीओ इज लाइबल। अगर रूम का रेंट 7500 रुपए पर डे से ज्यादा है तो फिर सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी। इसका मतलब क्या है, याद आपको मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था। आपको मैंने कहा था कि मान लो आपका ऑल ओवर इंडिया रैंक आ गया, तो हम मान लो 5 स्टार, आपने बोला सर 5 स्टार से खाना मंगाना है, तो आपने बोला 5 स्टार से खाना मंगाना है, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं सब साथ बैठ के 5 स्टार से खाना मंगाते हैं। हम स्विगी पे गए, स्विगी से हमने मान लो रेडिसन ब्लू है तो रेडिसन से आपने खाना मंगाया। अब रेडिसन में रेस्टोरेंट है और गवर्नमेंट कहना चाह रही है वैसे तो जीएसटी कौन पे करेगा, यहाँ पे स्विगी पे करेगा, बट जिस होटल से तुम खाना मंगा रहे हो उस होटल में कोई भी रूम रेंट पर डे का अगर 7500 पर डे से ज्यादा है तो भाई फिर तो ये रेस्टोरेंट जो है ना वो एक तरह से बड़े बाप की औलाद है। बड़े बाप का मतलब क्या है, ये रेस्टोरेंट बड़े होटल में है जिसका रूम रेंट 7500 पर डे से भी ज्यादा है, तो फिर वहां तो होटल वाला जीएसटी पे करेगा, फिर रेस्टोरेंट वाला जीएसटी पे नहीं करेगा, मतलब स्विगी वाला जीएसटी पे नहीं करेगा। हाँ, अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हो जो किसी होटल में नहीं है या किसी होटल में है बट रूम रेंट 7500 पर डे तक का है तो फिर ये स्विगी जोमेटो वाले जीएसटी पे करेंगे, उस केस में होटल वाला जीएसटी पे नहीं करेगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर रेस्टोरेंट बड़े बाप की औलाद है, मतलब बड़े होटल में है जिसका रूम रेंट 7500 पर डे से ज्यादा है तो होटल वाले पे करेंगे, स्विगी जोमेटो पे नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्विगी जोमेटो वाले जीएसटी पे करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब यहां पे अच्छा, इसको छोड़ के किसी और गुड्स की सप्लाई हो रही है या किसी और सर्विस की सप्लाई हो रही है, इन चार सर्विस को छोड़ के, तो फिर वहां पे सप्लायर जीएसटी पे करेगा बट ईसीओ टीसीएस काटेगा। याद है मैंने कहा था टीसीएस वाला पॉइंट आएगा जी, याद है टीसीएस वाला पॉइंट आएगा, टीसीएस वाला आपको मैंने कहा था, याद करो टीसीएस काटना पड़ेगा 1% के रेट से। तो जहां ईसीओ जीएसटी पे करेगा तो वहां ईसीओ जीएसटी पे करेगा, वहां टीसीएस का मतलब ही नहीं है। बट जहां ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा, सप्लायर जीएसटी पे करेगा, तो उस केस में ईसीओ जब सप्लायर को पेमेंट करेगा तो 1% टीसीएस काट के पेमेंट करेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पे गवर्नमेंट कह रही देखो ईसीओ विल कलेक्ट टीसीएस एट द रेट 1% और करवाना पड़ेगा उसको रजिस्ट्रेशन। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे एक आई है अमेंडमेंट आपके जी। अब सुनो अमेंडमेंट क्या आई है, और अमेंडमेंट आई है पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में, जो आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है। ईसीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ईसीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है ना उनको ईसीओ बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहां पे ध्यान देना चाहिए। अब यहां पे गवर्नमेंट कह रही है अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है थ्रू ईसीओ तो दो केस हैं, या तो सर्विस दी जा रही है ओमनी बस के थ्रू या अदर मोटर व्हीकल। अदर मोटर व्हीकल चाहे सप्लायर कंपनी है या नॉन कंपनी है, 95 हमेशा लगेगा, ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी, बात खत्म। अच्छा ओमनी बस पता क्या होती है? याद है ओमनी बस क्या होती है? ओमनी बस बोल दो भाई, सुनो ओमनी बस क्या होती है? किडनैपिंग वैन नहीं होती, वो व्हाइट कलर की जो वैन होती है उसको ओमनी बस बोलते हैं। अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत तो उसको नॉर्मली ओमनी बस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसको ओमनी बस बोलते हैं जी, ठीक है, उसको ओमनी बस बोलते हैं। तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर ओमनी बस का जो सप्लायर है, जो सर्विस देने वाला है, अगर वो कंपनी है तो वहां पे 95 नहीं लगेगा। ये अमेंडमेंट आई है अभी, वहां पे सप्लायर जीएसटी पे करेगा, मतलब कंपनी जीएसटी पे करेगी। बट अगर सप्लायर नॉन कंपनी है, मतलब छोटा सप्लायर है, उस केस में फिर गवर्नमेंट कह रही है ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी, उस केस में सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा जी। तो ये अमेंडमेंट इस बार क्या आई है, बस इतनी बात ध्यान देना। अगर मान लो मैं ओमनी बस की सर्विस दे रहा हूं तो सर्विस देने वाला सप्लायर अगर कंपनी है तो फिर ईसीओ नहीं, कंपनी जीएसटी पे करेगी। अगर सप्लायर नॉन कंपनी है फिर ईसीओ वाले जीएसटी पे करेंगे। अगर ओमनी बस को छोड़कर कोई दूसरा मोटर व्हीकल है तो उसमें हमेशा
ओला उबर वाले जीएसटी पे करेंगे, ईसीओ जीएसटी पे करेगा, उस केस में सप्लायर या रिसीवर जीएसटी पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो जी, ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है जी। ठीक है जी। और एक बात मेरे को बताना, अगर मान लो ईसीओ की लोकेशन इंडिया में ही नहीं है, जैसे मान लो उबर कंपनी, आपको पता है उबर कंपनी बाहर की है, उबर इंडिया की नहीं है, ओला इंडिया की, उबर बाहर की है। अब अगर मान लो ईसीओ इंडिया से बाहर है तो याद है मैंने क्लास में क्या कहा था, अगर ईसीओ इंडिया से बाहर है तो फिर एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में जो जीएसटी पे करेगा। और अगर मान लो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं किया तो फिर एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में जो उसके बिहाफ पे जीएसटी पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो जी। तो अगर ईसीओ इंडिया से बाहर है तो आप इंडिया में अपॉइंट करो रिप्रेजेंटेटिव, वो उनके बिहाफ पे जीएसटी पे करेगा। अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो जो एजेंट है वो उसके बिहाफ पे जीएसटी पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? चलो तो फाइनली अब जाके इसको हम पैक कर देते हैं जी। अब ये हमारा टॉपिक यहां पे निकल के आ रहा था, उम्मीद करूंगा आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से पीछे करके देख लेना जहां जहां डाउट है। फाइनली अब जाके हमने टॉपिक खत्म कर दिया। अब इसके कल वाली क्लास में पहले आते ही कल इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे बच्चे को टॉपिक है, जैसे कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, फिर रिटर्न वाला चैप्टर, इनवॉइस वाला चैप्टर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हम कल डिस्कस करेंगे। अगर और कोई छोटा मोटा टॉपिक हमारा बैलेंस होगा वो डिस्कस कर लेंगे। और एग्जामिनेशन वाली क्लास आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं अलग से डाल दूंगा। ठीक है ना, उसको कल की बजाय एग्जामिनेशन वाली क्लास चाहे मैं अपने रेगुलर बैच की डाल दूं ताकि तुम्हारा फायदा हो जाए, वो मैं देख लूंगा, कमिटमेंट नहीं कर रहा, नहीं तो फिर अलग से मैं एग्जामिनेशन वाली क्लास डाल दूंगा ताकि आपको एग्जामिनेशन समझ में आ जाए। ठीक है जी। चलो ई वे बिल हो चुका है हमारा जी, सौरभ ई वे बिल हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक। हाँ, मैनर ऑफ पेमेंट भी हो चुका है जी, बिल्कुल हो चुका है मैनर ऑफ पेमेंट। सारी क्लास हो चुकी है भाई, 35वीं क्लास है आज हमारी जीएसटी की। ऐसा फील नहीं हो ना कि जैसे रेगुलर बैच चल रहा है। मतलब कई लोगों को फील आ रही हो कि भाई रेगुलर बैच ही चल रहा है, जैसे रेगुलर बैच चलते हैं ना कि 1.5 महीने से बैच चलता जा रहा है भाई साहब, कोई छुट्टी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं है, मंडे टू सैटरडे क्लास हो रही है भाई साहब, वो फीलिंग आ रही है कई बार तो। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। सारे बच्चे इसको लाइक करेंगे और खूब खूब कमेंट करेंगे, भर भर के कमेंट करने हैं, पढ़ना है आपने अच्छे से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। ई वे बिल हो चुका है जी, सौरभ चेक करो, ई वे बिल की क्लास आपकी डल चुकी है। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको मिल जाएगी जी। ई वे बिल की क्लास मैंने नलायको रिकॉर्डेड डाली थी। अब तुम्हें पता तो होता नहीं है ना, तुम्हें पता तो कुछ है नहीं, जाके प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें ई वे बिल की क्लास डली हुई है। आप जाओगे तो हो जाएगा, दिख जाएगा तुम्हें। ई वे बिल की क्लास मैंने रिकॉर्डेड डाली थी मेरे बच्चा, मेरे बाबू, देखो जाके वहां पे हो चुका है। नहीं हुआ तो एक दोबारा से दिखा दूंगा मैं आपको। ई वे बिल नहीं हुआ तो ई वे बिल की क्लास मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। फिर अगर नहीं हुआ ना तो ई वे बिल की क्लास मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।